प्लेटूड नाम देकर। उस टाइम पर लोगों ने इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन आज इस वर्क को इनका मास्टरपीस माना जाता है। बात करते हैं एसटी कॉलेज की। ये एज में 2 साल छोटे थे वर्ड्सवर्थ से, और वर्ड्सवर्थ से पहले ही काफी पहले इनकी डेथ हो गई थी। एक टर्म दी जाती है लेक पार्ट्स, उसमें शामिल थे ये लेक पार्ट्स में। और ये टर्म किसने दी थी आपसे पूछा जा सकता है? फ्रांसिस जेफरी ने 1817 में। देखो कॉलेज अपने लाइफ टाइम जर्मन आइडियलिस्ट फिलॉसफी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो उसी चीज को इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर के अंदर लाना चाहते थे। इन्होंने एक बहुत फेमस टर्म भी कॉइन किया है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इनको अपने लाइफ टाइम फिजिकल प्रॉब्लम से बहुत सफर करना पड़ा। इनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, वही बीमारी जो हनी सिंह को हो गई थी, पब्लिक में जाने से डरते थे, इसलिए ओपियम एडिक्ट हो गए थे। अपने अकेलेपन को एक्सप्रेस करते हैं अपनी पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में। आप पढ़ना इस पोएम को, साफ देखने को मिलता है अकेलापन। 1796 में इन्होंने अपना एक जर्नल शुरू किया था वॉचमैन, जो 8-8 दिन में प्रिंट होता था। इन्होंने 48 सॉनेट्स भी लिखी है। एक जर्मन पोएट थे फ्रेडरिक शिलर, उनकी ड्रामेटिक ट्रायलॉजी थी वॉलेंस्टाइन। उस ट्रायलॉजी को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ऐसा कहा जाता है कि सारा हचिंसन, जो कि मैरी हचिंसन यानी वर्ड्सवर्थ की साली थी, वर्ड्सवर्थ की वाइफ की बहन, उनसे इश्क में पड़ गए थे और उसके लिए एक बैलेट पोएम लिखी थी लव। 1809 में इन्होंने एक और जर्नल शुरू किया था दोस्तों, जिसका नाम था द फ्रेंड। जर्नल्स का नाम जरूर ध्यान में रखना। और लंदन में शेक्सपियर पर इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। 1817 में इनका मास्टरपीस वर्क आता है बायोग्राफी लिटरेरिया। एक टर्म और है साइकोसोमैटिक, वो भी कॉलेज ने कॉइन किया है। साथ ही एक और फ्रेज है द हाई रोड ऑफ लाइफ, वो भी इन्होंने यूज किया है। और एन रेडक्लिफ के वर्क द मंक का एक रिव्यू भी लिखा था इन्होंने। सबसे पहले इनकी फेमस टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के बारे में बताता हूं। ये 1817 में इन्होंने कॉइन की थी ये टर्म। इसका मतलब ये होता है, शायद इन्होंने ये बात अपने सुपरनैचुरल चीजों को जस्टिफाई करने के लिए जो ये लिखते थे उसके लिए कही थी। जैसे हम लोग सर्कस में जाते हैं, उसमें देखते हैं कि आधा बदन काट दिया किसी लड़की का। हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आधी बॉडी कैसे काटी जा सकती है किसी लड़की की और वो वापस जिंदा भी रहे। हम जानते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को साइड में रख के सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उस चीज पे यकीन करते हैं। इस चीज को विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहा जाता है। कोई लंबी चौड़ी चीजें आप सर्कस के एग्जांपल से ध्यान में रखो। मैं आपको बताता हूं कि कॉलेज एक चीज और मानते थे कि इमेजिनेशन जो होती है ना, उसकी 3 फॉर्म्स होती है। पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फैंसी। बायोग्राफी लिटरेरिया के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर देख लीजिए। उसके अंदर आपको तीनों टाइप की इमेजिनेशन का पता चल जाएगा जो भी इन्होंने कही है। बायोग्राफी लिटरेरिया का 13th चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर ये सारी बातें की है। उसी चैप्टर में इन्होंने इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में फर्क भी बताया। आप एक बार जरूर बायोग्राफी लिटरेरिया वाली वीडियो को देखिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इन्होंने एक टर्म जो एसएम प्लास्टिक को कॉइन किया है, इसको पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन कहते हैं। इसी वर्क बायोग्राफी लिटरेरिया में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जरूर आप बायोग्राफी लिटरेरिया वाली वीडियो देखिए। क्रिटिक्स ने इन पर क्या कहा है? टीएस इलियट ने इन पर कहा है, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश क्रिटिक्स एंड इन अ सेंस दैट लास्ट। जबकि चार्ल्स लैम्ब ने इनको अ डैमेज्ड आर्कएंजल कहा है। तो बचपन से ही कॉलेज को पढ़ने का बहुत शौक था, खेलने कूदने के बजाय। उनकी उम्र 8 साल थी तो उनके फादर की डेथ हो गई। इसके बाद वो क्राइस्ट हॉस्पिटल में भेजा गया पढ़ने के लिए। ये एक स्कूल था जिसको चैरिटी से चलाया जाता था। ये चैरिटी से चलने वाला स्कूल था। वहां इनकी एजुकेशन हुई, वहां इनका पार्टी लिखने में इंटरेस्ट पड़ा और क्राइस्ट हॉस्पिटल में दोस्तों की मुलाकात होती है चार्ल्स लैम्ब से। चार्ल्स लैम्ब के साथ में ये वर्जिल के वर्क्स को पढ़ने लगे और इन्होंने भी दोस्तों अरेबियन नाइट्स को पढ़ा और उस वर्क ने इन पर बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ा। पिछली वीडियो में चार्ल्स डिकेंस वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि चार्ल्स डिकेंस पर भी अरेबियन नाइट्स का बहुत इंटरेस्ट था, इन पर भी था। अब कभी-कभी कॉलेज में स्कूल में अकेले पढ़ जाते थे तो वो अपने बर्थ प्लेस को याद करते थे। 1791 से 1794 के बीच में ये रहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब दोस्तों 1792 में इन्होंने स्लेव ट्रेड पर एक कोड लिख दी थी, तो उसके लिए उस कोड के लिए ब्राउन मेडल मिला था इनको। अब इससे पहले क्या हुआ था, जब स्कूल में थे तो कुछ लड़कों से इनकी दोस्ती हो गई थी। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का था टॉम एवांस। ये अपने दोस्तों के साथ टॉम एवांस के घर पे गए। वहां पर टॉम की जो सिस्टर थी मैरी एवांस, उनसे पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था। टॉम की सिस्टर मैरी से कॉलेज की मुलाकात हुई और 5 सालों तक कॉलेज ने पागल की तरह मैरी को पसंद किया, लेकिन अपनी फीलिंग्स को मैरी के सामने कभी शेयर नहीं किया। 1795 में मैरी ने फ्लैट टॉर से शादी कर ली। उस वक्त कॉलेज रॉबर्ट साउदी से मिल चुके थे दोस्तों। कॉलेज ने मैरी एवांस के लिए एक पोएम भी लिखी थी 1794 में, जिसका नाम है द साय, और मैरी एवांस को डेडिकेट किया। ये पोएम उनका नाम भी मेंशन किया है इस पोएम में। और इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना नाम बदलकर साइलस टॉमकिन कॉम्बरबैच ऐसा कोई नाम रख लिया था। अब क्या रीजन था नाम बदलने का ये तो पता नहीं। तो ये सारी तो बात थी इनके स्कूल की। जब ये कॉलेज में आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो ये जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में थे, तो इनकी मुलाकात होती है रॉबर्ट साउदी से। तो रॉबर्ट साउदी के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था द फॉल ऑफ रॉबस्पियर। इसको नोट कर लो, रॉबर्ट साउदी के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था इन्होंने। इसके बाद कॉलेज और साउदी ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग अपनी एक यूटोपियन कम्युनिटी बनाएंगे जिसका नाम होगा एंटिसोक्रेसी। इनके साथ इस प्रोजेक्ट में रॉबर्ट लॉवेल नाम की एक पार्टी शामिल थे। ये 3 जने थे और इनके साथ में 3 बहनें थी। इन 3 बहनों के नाम थे सारा, एडिथ और मैरी। ये तीनों सिस्टर्स भी इनके साथ शामिल थी। इन लोगों का ये प्रोजेक्ट था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां सारे के सारे रूल करेंगे और सारे के सारे बराबर होंगे। तो यूएस में एस्टैब्लिश करने की सोची इन्होंने, फिर बाद में वेल्स में एस्टैब्लिश करने की सोची सोसाइटी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी लोकेशन डिसाइड नहीं कर पाए ये लोग और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। फेल तो हो गया, लेकिन इन तीनों सिस्टर्स में से सारा से तो शादी की कॉलेज ने, एडिथ से शादी की साउदी ने और मैरी से शादी की लॉवेल ने। तो ये तीनों जने आपस में ब्रदर इन लॉ बन गए। कॉलेज ने सारा से शादी तो कर ली, लेकिन शादी सक्सेसफुल नहीं रही। मतलब अनहैप्पी मैरिज थी, शादी बेकार थी। इसके बाद ये अपनी वाइफ से नफरत करने लगे। 4 बच्चे होने के बाद कॉलेज अपनी वाइफ से बिल्कुल अलग हो गए। आगे 1796 में कॉलेज ने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को पब्लिश करवाया और उसका टाइटल दिया उस कलेक्शन का पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। पहले कॉलेज ने भी कोलैबोरेशन में काम करने की शुरुआत की थी, तो ये जो कलेक्शन था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, तो चार्ल्स लैम्ब का भी कोलैबोरेशन में वर्क था। उनकी भी कुछ पोएम्स थी इसमें। चार्ल्स लैम्ब को कॉलेज के साथ रहते हुए पोएट्री का शौक लग गया था। उनको नहीं पता था कि वाइस के लिए बने थे। 1796 में इन्होंने चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लॉयड, रॉबर्ट साउदी और खुद की कुछ सोनेट्स को प्राइवेटली प्रिंट करवाया। कोलैबोरेशन से शुरुआत की। इसके बाद में कॉलेज का एक प्लान बनाया इसी बीच कि एक वीकली जर्नल शुरू करेंगे जिसका नाम होगा द वॉचमैन। एक जर्नल को शुरू किया इन्होंने। ये जर्नल अपना 8 दिन के अंदर, कि अब 8 दिन में एक बार पब्लिश करवाएंगे इसको, क्योंकि ऐसा करने से ये लोग वीकली लगने वाले टैक्स से बच जाएंगे। अब 8-8 दिन करके 10 बार तो इस जर्नल को पब्लिश करवाया द वॉचमैन को इन्होंने, लेकिन 11वीं बार पब्लिश नहीं करवाया। तो ये थोड़ा कम टाइम के लिए चला, तो ये फेल हो गया। फिर 1797 और 1798 में जो साल आए वो कॉलेज की लाइफ की सबसे खूबसूरत साल रहे, क्योंकि इस वक्त 1795 में इनकी मुलाकात हो चुकी थी वर्ड्सवर्थ से और उनकी सिस्टर डॉर्थी से। उस वक्त तक इन्होंने अपनी पोएम टाइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और कुबला खान को कंपोज किया था और खुद ये क्लेम किया था कि ये पोएम मेरे अफीम के नशे का रिजल्ट है जो मैंने दिल में सपना देखा था। लेकिन तभी बीच में कोई दुष्ट पर्सन फ्रॉम पार्लोक आया जिसको मैंने बुलाया भी नहीं था और ये पोएम आधी लिखते लिखते उसने मुझे इंटरप्ट कर दिया। और दोस्तों ये इवेंट व्लादिमीर नोबोकोव की एक नोबेल प्राइज दिला देता है, उसके अंदर भी उन्होंने डाला है। तो इसी टाइम पर कॉलेज ने अपनी पोएम्स फ्रॉस्ट एट मिडनाइट और द नाइटिंगेल जैसी पोएम्स को प्रोड्यूस किया था। 1798 में लिरिकल बैलेंस का पब्लिकेशन वर्ड्सवर्थ की भले इस कलेक्शन में ज्यादा पोएम्स थी, लेकिन इस कलेक्शन का मैंने पहले बताया असली स्टार कॉलेज था। ये कॉलेज ने भले कम पोएम्स दी थी, लेकिन वो कम पोएम्स बहुत ही कमाल की थी। इस बीच कॉलेज का जाना हुआ शॉपशायर, वहां पर इन्होंने एक लेक्चर दिया था। तो विलियम हैजलिट दोस्तों, जो वहां के यूनिटेरियन मिनिस्टर के बेटे थे, उस वक्त वो बहुत दूर से ऐसी कॉलेज को सुनने आए थे उनका लेक्चर। ये बात मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस के अंदर बताई है कि विलियम हैजलिट ने पहली बार कॉलेज को सुना था तो उनको कैसा लगा था। फिर इसके बाद कॉलेज विलियम हैजलिट के साथ गए, उनके कॉलेज से मिले, फिर इनको कहीं से ऑफर आया और इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और हैजलिट को बड़ा दुख हुआ कि कॉलेज को जाना पड़ेगा। उनको लगा था कि कॉलेज में नेबर बन जाएंगे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन कॉलेज को जाना पड़ा। फिर 16 सितंबर 1798 को कॉलेज वर्ड्सवर्थ के साथ में जर्मनी गए और वहां की यूनिवर्सिटीज में घूमे। वर्ड्सवर्थ लौट आए थे, लेकिन ये वहां पर घूम रहे थे। वहां पर योहान फ्रेडरिक और योहान गॉटफ्रिड इनके लेक्चर्स को सुना और तब कॉलेज का जर्मन फिलॉसफी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। स्पेशली ये ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म और क्रिटिकल फिलॉसफी ऑफ इमैनुअल कैंट की तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ा। 18th सेंचुरी के ग्रामेटिस्ट गॉटहार्ड लेसेंग उनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ा। वर्ड्सवर्थ तो जर्मनी से लौट कर वापस इंग्लैंड आ गए थे, लेकिन जर्मनी में थे। फिर
जब ये इंग्लैंड डॉक्टर आए तो जर्मन क्लासिकल पार्ट्स को ये स्टडी करने लगे, पढ़ने लगे, ट्रांसलेट करने लगे। फिर 1799 में कॉलेज वर्ड्सवर्थ के साथ में थॉमस हचिसन की फार्म पर बैठे हुए थे। तो उस वक्त वहां पर बैठे हुए कॉलेज ने सारा हचिसन के लिए एक बैलेट पोएम लव को लिखा। ये सारा हचिसन कौन थी? ये मैरी हचिसन की सिस्टर थी। मैरी हचिसन कौन थी? ये तो पता ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। तो कॉलेज को विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ की बहन से प्यार हो गया था, तो उसके लिए उन्होंने रिजेक्शन एंड ओड नाम की पोएम लिखी थी और ये लव नाम की पोएम को भी लिखा था उन्होंने। ठीक है, ध्यान देना, इस पोएम से, लव पोएम से दोस्तों जॉन कीट्स बहुत इंस्पायर हुए थे और उनका जो बहुत ही फेमस वर्क है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, ला बेल्ड एंड मर्सी, उसको लिखने के लिए जॉन कीट्स को इस पोएम से इंस्पिरेशन मिली थी। अब इनका अफीम का नशा बढ़ता जा रहा था इसी कॉलेज का। इस बीच इन्होंने 1804 में सिसिली और माल्टा ट्रैवलिंग की, फिर 1806 में लौट आए, फिर 1807 और 1808 में फिर से ये माल्टा गए अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। अब इस टाइम तक कॉलेज अफीम का नशा करके फुल ब्राउन हो गए थे। इसी अफीम के नशे में अपनी वाइफ से अलग हुए थे 1808 में और 1810 में वर्ड्सवर्थ से इनका झगड़ा भी हुआ था। फिर 1814 में डॉक्टर डैनियल के पास इनको जाना पड़ा। 1809 में इन्होंने फिर से अपना न्यूज़पेपर शुरू करने की सोची और उसके साथ में जर्नल द फ्रेंड नाम से, द फ्रेंड नाम का एक जर्नल शुरू करने की सोची जो ठीक ठाक चला था, लेकिन इसमें भी कोई पैसे की प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह। और इस टाइम तक कॉलेज ने 1810 और 1820 के बीच में शेक्सपियर पर लेक्चर्स देना शुरू किए क्योंकि उनमें इनको इंटरेस्ट आ रहा था। इस चीज को करने से एज अ लिटरेरी क्रिटिक इनकी रेपुटेशन बढ़ने लगी। फिर इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बीच में आ गई। हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से लेक्चर्स में डिले कर जाते थे, लेक्चर्स के लिए नोट्स तैयार नहीं कर पाते थे। मगर इन्होंने 2 जनवरी 1812 को एक लेक्चर दिया था हैमलेट पर और दोस्तों ये सबसे बेस्ट लेक्चर था इनका। हैमलेट को इतना अच्छा स्टडी कभी किसी ने नहीं किया था इनसे पहले। इनकी स्टडी करने से पहले हैमलेट की बड़ी बुराई होती थी, उसको एक फेलियर माना जाता था, कम आंका जाता था, लेकिन कॉलेज ने इस प्ले की रेपुटेशन को फिर से खड़ा किया। फिर 1814 से 1816 के बीच में ये विल्शायर नाम की जगह पर रह रहे थे, वहां पर इन्होंने बायोग्राफी लिटरेचर पर काम किया। अब 1816 में इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो एक फिजिशियन थे दोस्तों, नाम नोट कर लेना, जेम्स गिलमैन। उन्होंने इनको अफीम पर कंट्रोल दिलवाया और उनके साथ ही ये अपनी लाइफ के आखिरी सालों तक रहे। तो उस वक्त इनसे मिलने बहुत बड़े-बड़े लोग आए, जैसे रैल्फ वाल्डो एमर्सन। फिजिशियन जेम्स गिलमैन के घर में ही इन्होंने अपना वर्क बायोग्राफी लिटरेरी कंप्लीट किया और इस वॉल्यूम में 23 चैप्टर्स थे, जिसमें कॉलेज ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स को लिखा है और कुछ पोएम्स और भी लिखी थी इसके साथ में, लेकिन कुछ ऐसे भी लिखे थे जो इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुए। और जो इनके फॉलोअर्स थे दोस्तों, ध्यान देना, जो इनके फॉलोअर्स थे इनके एंड के टाइम पर, वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में बहुत बड़े-बड़े नाम थे। फिर इसके बाद जुलाई 1834 में कॉलेज की डेथ हो गई। इन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 18 साल गिलमैन की फैमिली के साथ में गुजारे थे। कॉलेज ने अपने बहुत सारे कंटेम्परेरी पार्ट्स को इन्फ्लुएंस किया था। वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउथी को तो इनकी प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत पड़ती रहती थी। कई क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो इतने फेमस हुए थे उसमें कॉलेज का भी बहुत बड़ा हाथ था और उनकी वर्क्स द प्रेल्यूड में तो कॉलेज की ओरिजिनलिटी का बहुत इंटरेस्ट था। दोस्तों कॉलेज ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी बहुत काम किया है। आने वाले 20वीं सेंचुरी के बड़े-बड़े क्रिटिक्स जैसे आई.के. रिचर्ड्स पर आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हो और इनकी सबसे लंबी पोएम जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर फेस्टिवल, इनमें गॉथिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकी बेस्ट वर्क है। कुबला खान की लंबी हो सकती थी लेकिन कोई बात नहीं। इनके अलावा 8 इनकी कन्वर्सेशन पोएम्स हैं। ये 8 के नाम हैं। इन पोएम्स के लिए दोस्तों ये कन्वर्सेशन पोएम्स वाली टर्म को ढूंढा था जॉर्ज मैकलिन हार्पर ने। मैं बात करूं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका वर्क जो है बायोग्राफी लिटरेरिया, ये सबसे बड़ा वर्क है। 1817 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इसमें उन्होंने अपने बायोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस दिए हैं और एज एन ऑथर लिटरेचर पर इंप्रेशंस को बताने की कोशिश की है, कुछ मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स को भी। तो इसी वजह से इन मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स की वजह से टीएस एलियट भी कॉलेज को ग्रेटेस्ट क्रिटिक मानते थे। वो बोलते थे कि कॉलेज अपने कंटेम्परेरी किसी भी दूसरे पार्ट से ज्यादा अच्छे से नेचुरल एबिलिटीज को दिखाने की काबिलियत रखते थे। इसके अलावा दोस्तों कॉलेज ने एक प्ले भी लिखा है, एक ट्रेजेडी, इसको ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने लिखा था असोरियो नाम था उस ट्रेजेडी का, लेकिन थिएटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 16 साल के बाद कॉलेज ने इस प्ले का दूसरा नाम दिया रिमोर्स नाम से, इसको परफॉर्म करवाया। ये क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरीके से ये प्ले सक्सेसफुल था। फर्स्ट टाइम 1813 में इसको परफॉर्म किया गया था। इस वर्क में भी दोस्तों उन्होंने गॉथिक एलिमेंट्स को यूज किया है। अपने ज्यादातर वर्क्स में ये गॉथिक एलिमेंट्स को यूज करते थे। तो मैरी शेले जिन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन लिखी है दोस्तों, वो कॉलेज को अच्छे से जानती थी और उनकी वर्क्स राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उनका जो वर्क है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उस वर्क को डायरेक्टली इन्होंने अपने वर्क फ्रैंकेनस्टाइन में मेंशन किया। इनकी जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है क्रिस्टबल, वो 2 पार्ट्स में लिखी हुई है। पहला पार्ट 1797 में आया था और दूसरा 1800, यानी लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होने से पहले। फिर उसके बाद पहले इनका प्लान था कि इसको 3 एडिशनल पार्ट्स में और लिखेंगे, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये कि इनका एक और प्लान था कि इसको लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश करवाएंगे, लेकिन वर्ड्सवर्थ के सजेशन देने पर इन्होंने नहीं करवाया। अब इनके बाद हम लोग बात करेंगे चार्ल्स लैम्ब की। एक बड़ा नाम है दोस्तों, इनका सबसे बेस्ट वर्क है एसेज ऑफ एलिया और दूसरा वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इनकी सिस्टर का नाम भी नोट कर लेना बहुत जरूरी है, मैरी लैम्ब, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये और इनकी सिस्टर दोनों किसी सीरियस मेंटल इलनेस से परेशान थे और यहाँ तक कहा जाता है कि इनकी सिस्टर ने इनकी मदर का मर्डर भी कर दिया था। इसलिए चार्ल्स लैम्ब ने अपनी सिस्टर की देखरेख करने के लिए शादी नहीं की। इन्होंने अपना हाथ पोएट्री, रोमांस, ड्रामा लिखने में आजमाया था, लेकिन उनके दोस्त थे विलियम गॉडविल, उन्होंने इनको सजेस्ट किया टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखने के लिए प्रमोट किया। ये कॉलेज के अच्छे दोस्त थे और 1796 में इन्होंने कॉलेज को मैट्रिसाइड के लिए एक लेटर भी लिखा था। उन्होंने एक दूसरे की बहुत मदद की। 4 सॉनेट्स करियर की स्टार्टिंग में चार्ल्स लैम्ब ने पब्लिश करवाई थी, चार्ल्स लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस नाम से, जो कि कॉलेज की पोएम्स पर अपीयर हुई थी। इन्होंने एक ट्रेजेडी भी लिखी है, जॉन वुडविल, 1802 में दुनिया के सामने आई और इनका फेमस वर्क एसेज ऑफ एलिया 1823 में दुनिया के सामने आता है। एलिया इसलिए क्योंकि एलिया ये पेन नेम यूज करते थे अपना। इनकी जो बायोग्राफी लिखी है वो लिखी है ई.वी. लूकस ने और इन्हें एन सिमंस नाम की लड़की से प्यार हो गया था। एसेज ऑफ एलिया में जो सबसे फर्स्ट ऐसे है दोस्तों, उसका नाम है द साउथ सी हाउस। हो सकता है आपसे पूछा जाए, या फिर एक फैक्ट और है कि इसी ऐसे में उन्होंने अपना पेन नेम, सूडो नेम एलिया यूज किया था, जबकि मैरी लैम्ब के लिए, अपनी सिस्टर के लिए कजन ब्रिजेट नाम यूज किया था। लैम्ब अपने फादर को भी लॉवेल कहकर पुकारते थे। इनके बाद जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है ली हर्ट, जॉन कीट्स के बहुत अच्छे दोस्त। इनका पूरा नाम था जेम्स हेनरी ली हर्ट। की जो पोएम्स पब्लिश हुई थी वो जुवेनिलिया के नाम से पब्लिश हुई थी। 1808 में ये फेमस न्यूज़पेपर द एग्जामिनर के एडिटर बन गए, जो कि इनके भाई ने ढूंढा था, जिसको जॉन हंट जो इनके भाई थे, उन्हें 1813 में गड़बड़ कर दी, प्रिंस रिचर्ड पर अटैक कर दिया, जिससे इन्हें 2 साल बहुत भुगतना पड़ा। इसके बाद इनके एसेज जो पब्लिश हुए वो 1814 से 1817 तक पब्लिश हुए द एग्जामिनर में, और इनके एसेज एग्जामिनर में इस टाइटल से पब्लिश हुए थे, द राउंड टेबल। 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे। 12 एसेज हंट के थे और 40 एसेज हेजलेट के थे। हेजलेट के बारे में आपको बताऊंगा। बाद में इन्होंने रिफ्लेक्टर नाम की क्वार्टरली मैगजीन को भी एडिट किया और भी दूसरी मैगजीन से इनका कनेक्शन था, जैसे द इंडिकेटर, मंथली रिपोजिटरी, लंदन जर्नल। इसलिए जॉन कीट्स के वर्क्स को पब्लिश करवाने में इन्होंने हेल्प की थी, क्योंकि कनेक्शंस बहुत थे इनके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थॉमस डी क्विंसी की। ये एक इंग्लिश एसेइस्ट थे जो अपने फेमस वर्क कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपिमीटर 1821 के लिए जाने जाते हैं। इनका ये वर्क और चार्ल्स लैम्ब का एसेज ऑफ एलिया दोनों साथ में पब्लिक के सामने आए थे लंदन मैगजीन में 1823 में। दोस्तों ये एक व्यापारी के बेटे थे और वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स पढ़ने के बाद ये अपने डिप्रेशन से बाहर आए थे। इनका इसी की तरह एक और वर्क है फेमस, जॉन ऑफ आर्क। इनकी एक फेमस कोट भी है, नॉट टू सिंपैथाइज इज नॉट टू अंडरस्टैंड, और एक और फेमस वर्क का नाम याद कर लो, ऑटोबायोग्राफिक स्केचेस, 1853 का वर्क है। नेक्स्ट है पी.बी. शैले। इनकी सभी पोएम्स को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये इंग्लिश लिटरेचर के फाइनेस्ट लिरिक और एपिक पोएट थे। ये अपनी क्लासिकल पोएम्स ज़िमेंडियस, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ओड टू द वेस्ट विंड, प्रोमेथियस अनबाउंड, टू अ स्काईलार्क एडोनाइज, म्यूजिक, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द क्लाउड क्वीन मैप, मास्क ऑफ एनार्की और सिंसी, इन सब वर्क्स के लिए जाना जाता है। सिंसी जो था इनका वर्ड्स ड्रामा था दोस्तों। इनके फादर थे टिमोथी शैले, वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। शैले की 4 छोटी बहनें थी और एक भाई था। ठीक-ठाक फैमिली से थे। शुरुआती एजुकेशन इनको घर में मिली थी। फिर 1802 में ये गए सेवन हाउस एकेडमी में, फिर 1804 में ये गए ईटन कॉलेज में। वहां का माहौल, ईटन कॉलेज का माहौल इनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वहां साइंस की तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ा और कोई दोस्त नहीं था शैले का वहां पे, तो इनको वहां पर एक निकनेम मिला दोस्तों, नोट कर लो, मैड शैले।
मैड शैली का निकनेम मिला था और इनको अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से वहां पर एटन कॉलेज में कोई एक्टिंग वगैरह में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। फिर ये साइंस का तो अपना कमाल दिखाते रहते थे अपने दोस्तों के एंटरटेनमेंट के लिए। रूम के दरवाजे के हैंडल को चार्ज करने के लिए फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक मशीन का यूज किया शैली ने। तो उस वक्त ट्यूटर रूम में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो अलार्म बजने लगा। ये सब करते थे शैली वहां पर। फिर इसके बाद 1810 में शैली पहुंचते हैं ऑक्सफोर्ड में। वहां जाकर ऑक्सफोर्ड में सिर्फ एक ही लेक्चर लेते थे और लगातार 16 घंटे खुद से पढ़ते थे एक दिन में। फिर वहीं पर 1810 में फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी एक गॉथिक नोवेल लिखी जिसका नाम था जस्ट रोजी, उसको पब्लिश करवाया। और फिर ऑक्सफोर्ड में कई सारी पोएम्स को इशू करते थे जैसे कि पोस्टह्यूमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन। ये अपने दोस्त थॉमस जेफरसन हॉक के साथ में अपने वर्क्स को पब्लिश करवाया करते थे। थॉमस जेफरसन ऑक्सफोर्ड में शैली के दोस्त बने थे इस टाइम पर और इनकी बहुत सारी पोएट्री में कोलैबोरेट करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने दोनों ने 1811 में बिना किसी नाम से एक पैम्फलेट को पब्लिश करवा दिया जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथियज्म। ये एक ऐसे था, एथियज्म का मतलब होता है नास्तिकतावाद, मतलब नास्तिकतावाद की नेसेसिटी। तो उस टाइम पर इस टाइप का कंटेंट लिखना बहुत ही शॉकिंग बात थी। तो अथॉरिटीज के पास जब ये बात पहुंची तो इनको बुलाया गया। मार्च 1811 में ही शैली और जेफरसन दोनों को ऑक्सफोर्ड से बाहर कर दिया गया। फिर इसके कुछ महीनों के बाद अगस्त 1811 में शैली सिर्फ 19 साल की थे। तो उस वक्त ये 16 साल की एक हैरियट नाम की लड़की के साथ में स्कॉटलैंड भाग गए। ये लड़की शैली की सिस्टर्स के साथ में उनके बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। इससे शैली के फादर बहुत नाराज हो गए, वो शैली का फेस भी नहीं देखना चाहते थे। शैली ने हैरियट से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो शैली को मरने की धमकी दे रही थी। तो ये लड़की की पूरी फैमिली जो थी वेस्टब्रुक फैमिली, वो फैमिली दिखा तो ऐसा रही थी कि हम लोग की शादी के बहुत खिलाफ है, लेकिन असलियत में वो सपोर्ट कर रहे थे। मतलब शैली कुछ ऐसा करे सीक्रेटली वो ऐसे चाहते थे। और शैली के फादर इस बात से बहुत गुस्सा थे कि शैली ने हमसे नीचे फैमिली में इस तरह से कैसे शादी कर ली। अब शैली के पास पैसे वैसे का सपोर्ट बंद हो गया था अपने फादर से। तो इस हैरियट की एक सिस्टर थी एलिसा, वो इससे एज में बड़ी थी, वो उसको भड़काती रहती थी ये सब करने के लिए। वो शैली और हैरियट के साथ में रह रही थी और शैली उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था एलिसा को। इस वक्त शैली के एक 28 साल की अनमैरिड स्कूल टीचर एलिजाबेथ रचिनर के साथ में रिलेशनशिप थे जिसके लिए शैली बोलते थे सिस्टर ऑफ माय सोल या फिर माय सेकंड सेल्फ। ये दो लाइनें बोली है एलिजाबेथ के लिए शैली ने। और उसी वक्त शैली ने अपने वर्क क्वीन मैप को लिखा था। दोस्तों बहुत ही जरूरी वर्क है, इसको नोट कर लेना। ये फिलोसॉफिकल पोएम है जिसको 1813 में पब्लिश करवाया गया था और ये शैली का पहला लार्ज पार्टिक वर्क था जो कि यूरोपियन एलेगरी है। इसके बाद शैली जाते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट जहां इनकी मुलाकात होती है रॉबर्ट साउदी से। रॉबर्ट साउदी को खुद भी वेस्टमिंस्टर स्कूल से निकाला गया था, तो मिलते जुलते थे दोनों पार्ट। साउदी ने शैली को बताया विलियम गॉर्डन के बारे में। जब मैं तुम्हारी एज का था तो मुझ पर बहुत इंफ्लुएंस था विलियम गॉर्डन का, जो कि अभी भी जिंदा है। शैली के टाइम की बात है। तो शैली ने गॉर्डन को लिखा कि मैं बड़े पैसे वाली फैमिली से हूं वगैरह वगैरह। तो गॉर्डन को शैली में अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिखा। तो इस वक्त शैली अपनी मैरिड लाइफ से बड़े अनहैप्पी थे हैरियट से और उससे भी ज्यादा उसकी बहन एलिसा से। तो इस वक्त शैली ने हैरियट पर इल्जाम लगाया कि तुमने मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी की है। ज्यादातर टाइम शैली इसके बाद घर से बाहर गुजारने लगे। इटालियन लैंग्वेज पढ़ते थे, विलियम गॉर्डन के घर जाते थे। तो एलिसा और हैरियट ये दोनों जने अपने पेरेंट्स के घर पे वापस चले गए। अब शैली जा रहे थे विलियम गॉर्डन के घर पे। तो विलियम गॉर्डन की 3 एजुकेटेड बेटियां थी, मतलब 3 समझदार बेटियां थी जिसमें 2 अडॉप्टेड थी और एक थी मैरी, जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट से थी। दोस्तों मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट ने एक वर्क लिखा था, फेमिनिस्ट फिलॉसफी में एक वर्क लिखा था, सबसे फर्स्ट वर्क माना जाता है जिसका नाम है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इसको नोट कर लेना। ये विलियम गॉर्डन की फर्स्ट वाइफ थी जिनसे इनको एक बेटी थी और उस बेटी को जन्म देते हुए इसकी डेथ हो गई। इस लड़की का नाम था मैरी। इस लड़की का नाम भी मैरी रखा गया और बाद में मैरी शैली बनी। शैली को मैरी बहुत ही ब्रिलियंट लगती थी। तो शैली इस फैमिली में जब आए थे तब ये स्कॉटलैंड में पढ़ रही थी। जब लौटकर आई तो शैली मैडली से प्यार करने लगी। शैली मैरी को धमकी देने लगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर 1814 में शैली ने अपनी वाइफ हैरियट को छोड़ा जो कि प्रेग्नेंट थी उस वक्त और मैरी के साथ ये स्विट्जरलैंड भाग गए। इनके साथ में मैरी की सिस्टर थी। तो ये दोनों बहनें शैली के साथ में स्विट्जरलैंड चली गई और इनकी बड़ी बहन पैनी जो कि शैली को पसंद करती थी, वो भी पसंद करती थी शैली को, वो घर में थी। अब ट्रैवलिंग करते करते इन्होंने रूसो को भी पढ़ा, शेक्सपियर को भी पढ़ा, खूब ट्रैवल किया और फिर जब थक गए तो वापस लौटकर इंग्लैंड आ गए। विलियम गॉर्डन पर बहुत गुस्सा थे। इस वक्त शैली ने अपनी पहली मेजर अचीवमेंट जो अपना वर्क एक पोएम लिखी थी अलिस्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड नाम का वर्क लिखा था इस वक्त। और इस वक्त ही शैली विलियम वर्ड्सवर्थ की पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। फिर 1816 में शैली और मैरी इन दोनों ने फिर से स्विट्जरलैंड जाने की सोची। पहली बार अपनी सिस्टर क्लियर के साथ में रहे थे। इनकी सिस्टर क्लियर इनके साथ में गई थी। तो क्लियर ने ही इनसे लॉर्ड बायरन से इंट्रोड्यूस करवाया। अब लॉर्ड बायरन के पास ही में ये लोग रहते थे, लेक जिनेवा के पास में, रोज इनमें बातें होती थी। तो इससे लॉर्ड बायरन और शैली में दोस्ती बढ़ती गई। तो इससे क्या है शैली की पोएट्री पर बहुत असर आने लगा बायरन का और बायरन को भी शैली ने एनकरेज किया कि वो कोई एपिक पोएम लिखना शुरू करे और उसी का रिजल्ट था दोस्तों डॉन वन। फिर इसके बाद ये जब इंग्लैंड लौट कर आए तो शैली की वाइफ जो थी फर्स्ट वाइफ थी हैरियट, उसकी डेथ हो गई थी डूबने की वजह से। इसके बाद दोस्तों शैली की मुलाकात होती है ली हंट से और उन्हीं के साथ जॉन कीट्स से। तो इस वक्त तक अपनी वाइफ की डेथ के बाद में शैली ने मैरी से शादी कर ली थी। इसके बाद 1818 में ये इटली गए। इटली में बहुत सारी सिटीज में ये घूमे और उस वक्त तक इन्होंने अपना वर्ल्ड ड्रामा पूरा कंप्लीट कर लिया था रोम में जिसका नाम था प्रोमेथियस अनबाउंड। और इसके अलावा एक ट्रेजेडी द सेंसी नाम की, इसको बाद में परफॉर्म किया गया था दोस्तों। अब 1820 में शैली को पता चलता है अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी दोस्त से कि जॉन कीट्स की तबीयत खराब है। तो शैली ने कीट्स को इनवाइट किया कि मेरे पास में पीसा नाम की जगह थी, वहां पर आ जाओ। तो कीट्स ने कहा कि बहुत अच्छी बात है दोस्त, लेकिन मुझे अभी रूम जाना पड़ेगा मेरे दोस्त जोसेफ के साथ में। दोस्तों मैंने आपको जॉन कीट्स की बायोग्राफी में बताया था कि ये वो टाइम था जब कीट्स को डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी लंग्स आने वाली सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आप इटली चले जाओ। तो उस वक्त ये इटली जा रहे थे। उस वक्त शैली ने इनवाइट किया था इनको अपने पास आने के लिए पीसा में। तो वहां जाकर इटली जाकर कीट्स की डेथ हो गई। फिर 1821 में शैली को जब खबर मिलती है कीट्स की डेथ की, उस टाइम पे बहुत टाइम लगता था खबर मिलने में। तो उस वक्त कीट्स की डेथ पर इन्होंने एक एलिजी लिखी जिसका नाम था एडोनाइस। जिस एलिजी में दोस्तों शैली ने 55 स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज किया है। स्पेंसरियन स्टैंजा में एडोनाइस को लिखा है और ये शैली के करियर का सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है एडोनाइस, क्योंकि शैली ने बहुत सारी एलिजीज को पढ़ रखा था। अब 1821 में ही शैली की मुलाकात होती है एक नेवी ऑफिसर एडवर्ड विलियम्स से और दोस्तों ध्यान देना ये भी जरूरी है, और उसकी वाइफ जीन विलियम्स से। तो शैली का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया जीन विलियम्स की तरफ और उसके लिए भी शैली ने बहुत सारी पोएम्स लिखी। फिर 1822 में शैली बायरन और ली हंट के साथ मिलकर एक चैनल को शुरू करना चाहते थे जिसका नाम था द लिबरल, ठीक है। उसके एडिटर होते ली हंट और 8 जुलाई 1822 को जब शैली इटली से वापस लौट रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली जिस बोट में ये थे वो डूब गई और शैली की डेथ हो गई। डॉन वन नाम था उसका जिस बोट में आ रहे थे। कहा जाता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी, मतलब शैली खुद डिप्रेस थे और वो खुद मरना चाहते थे। डूबने के कई दिनों बाद तक तो बॉडी मिली नहीं और जब बॉडी मिली तो हाथ और चेहरा नहीं था, समुद्री जानवर खा गए थे और पूरे कपड़ों के साथ बॉडी मिली थी। बूट्स भी पहने हुए थे उस वक्त शैली को और शैली की पॉकेट में एक छोटी सी बुक थी जॉन कीट्स की पोएट्री की। और दोस्तों शैली की ग्रेव पर उनकी कब्र पर द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का जो प्ले है उसकी कुछ लाइनें लिखी गई है जो कि एरियल ने बोली थी। अब वेस्टमिंस्टर एबी में शैली का एक मेमोरियल बनवाया गया है उनके फ्रेंड्स लॉर्ड बैरन और जॉन कीट्स के साथ में। अब शैली को अपने वर्क से जीते जी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके वर्क्स को पहचान मिली। आने वाली जनरेशन शैली ने इंस्पायर किया जैसे विक्टोरियन एज में रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, डी.जी. रॉस्टी, स्विनबर्न, विलियम बटलर येट्स, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे पोएट्स को दूसरी कंट्रीज के पोएट्स भी इनसे बहुत इंस्पायर थे। हेनरी डेविड थैरो का एक वर्क है दोस्तों सेवन डिसऑबिडियंस। ये जो वर्क था ये वर्क लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग्स ये सब शैली की थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड है। यहां तक कि महात्मा गांधी का पैसिव रेजिस्टेंस ये भी इन्हीं से इन्फ्लुएंस था। ये सब शैली की नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से इन्फ्लुएंस थे। लॉर्ड बैरन तो दोस्तों अपने टाइम तक ही फेमस थे, लेकिन शैली को आने वाली जनरेशन से पहचाना इनके पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की वजह से। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, चार्ल्स बर्नार्ड शॉ, विलियम बटलर येट्स, बहुत सारे लोग मैथ्यू आर्नोल्ड ने शैली के लिए बोला है ब्यूटीफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनके लिए बोला है। तो विक्टोरियन एज में इनकी रेपुटेशन बढ़ी, लेकिन 20th सेंचुरी में शैली की रेपुटेशन गिर गई क्योंकि इस टाइम पर न्यू ह्यूमनिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म आ गया था और इस वक्त पॉल एमन मोर और एडविन कॉवेट इन्होंने रोमांटिसिज्म पर अटैक किया और शैली पर अटैक किया। टी.एस. एलियट और एफ.आर. लेविस इन्होंने भी शैली को क्रिटिसाइज किया। लेकिन दोस्तों विक्टोरियन एज में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी अगली पोएम ऑनलाइन जो कि उन्होंने 1833 में कंपोज की थी वो शैली को उन्होंने ट्रिब्यूट किया है। दोस्तों शैली की खास बात की शैली प्योर वेजिटेरियन थे और वेजिटेरियन होने के फायदे उन्होंने अपने बहुत सारे पैम्फलेट्स में बताए हैं। तो शैली ने अपनी लाइफ के सारे मेजर वर्क्स अपनी डेथ के 4 साल पहले के टाइम के अंदर ही लिखे हैं। इनकी बॉडी को दफनाने के बाद फिर से निकालकर जलाया गया था। 10 के बीच पर जुलाई 1822 में लॉर्ड बायरन और ली हंट भी वहां पर मौजूद थे कि दोस्तों शैली के हार्ट को, शैली के दिल को नहीं जलाया गया, उसको नहीं जलाया गया और वो ली हंट ने मैरी शैली को दिया था। मैरी शैली ने शैली के हार्ट को अपनी मौत तक संभाल कर रखा था अपने पास में। 1851 में जब मैरी शैली की डेथ हुई तो उनका वो हार्ट मिला। 1889 में उस हार्ट को दफनाया गया।
फिर 1889 में ही एक फ्रेंच पेंटर थे लुई एडवर्ड, उन्होंने शैली के फिनल को पेंट किया है ये दिखाने के लिए कि शैली को कैसे जलाया गया होगा। ये वो पेंटिंग है जिसमें लॉर्ड बायरन और ली हंट भी मौजूद है। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है इनके वर्क प्रोमिथेस अनबाउंड पर, जो कि 1820 का एक लिरिकल ड्रामा था, 4 एक्ट्स में लिखा हुआ। एक क्लासिकल राइटर ईस्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उनका एक वर्क था प्रोमेथिया, उसी से प्रभावित था ये वर्क। लिटरेचर में एक टाइप के ड्रामा होते हैं परफॉर्म करने के लिए, शेक्सपियर का हैमलेट, शेक्सपियर की जो भी प्लेस देख लो, और एक टाइप के ड्रामा होते हैं क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं। तो ये एक क्लोजेट ड्रामा था। शैली ने अपने रोमांटिक हीरो प्रोमेथियस को मिल्टन की सैटन से कंपेयर किया। मिल्टन ने सैटन का जैसे कैरेक्टर लिखा था वैसे ही शैली ने अपने रोमांटिक हीरो कैरेक्टर लिखा था। इसके अलावा इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है डिफेंस ऑफ पोएट्री। इसको ओरिजिनली 1821 में लिखा गया था इन रिस्पांस टू थॉमस लव पीकॉक। इस वर्क की स्टार्टिंग करते हैं शैली रीजन और इमेजिनेशन के बीच में फर्क बताकर। इसके अंदर वो पोएट्री को एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं। से मैंने ब्रीफ में इस वर्क को कवर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इनका जो वर्क है ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। एक बार ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि इनका कौन सा वर्क अनफिनिश्ड है। देखो इनके बाद हम लोग बात करेंगे जॉन कीट्स की, क्योंकि रोमांटिक एज में जितने वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट है उतने ही जॉन कीट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चार्ट्स बनाकर हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों जॉन कीट्स को हम सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट बोलते हैं, ये आपको नोट करना है। फर्स्ट जनरेशन में कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज। जॉन कीट्स के अलावा दो और नाम है सेकंड जनरेशन में जो बहुत ही फेमस है, पीबी शैली और लॉर्ड बायरन। इनका जन्म हुआ था 1795 में मूरगेट नाम की जगह पर, जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में। इनके फादर का नाम था थॉमस कीट्स और इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस कीट्स, और इनकी एजुकेशन हुई थी जॉन क्लार्क स्कूल से। इनके फादर की डेथ के बाद में इनकी जो परवरिश हुई थी वो हुई थी इनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास। अब दोस्तों 1814 में यानी 19 साल की एज में फर्स्ट टाइम कीट्स ने अपनी खुद की पोएम लिखी थी, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। उस वक्त इनके हेडमास्टर का बेटा चार्ल्स गॉर्डन क्लार्क इनका एक अच्छा दोस्त बन गया था, और स्पेंसर पर पोएट्री लिखने के बाद में अगले ही साल 1815 में इन्होंने खुद को एज अ मेडिकल स्टूडेंट रजिस्टर कर लिया। कहां पर किया था? गायज हॉस्पिटल लंदन में। फिर 1816 में इनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम हमारे सामने आती है, जो कि एक सोनेट थी। उस सोनेट का नाम था ओ सॉलिट्यूड। और 1816 में ही इन्होंने एक और फेमस सोनेट लिखी थी, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये मैंने आपको पढ़ाई है, 1816 में लिखी थी। तो शुरुआती वर्क्स में इन्होंने सिर्फ चीजों को सीखा, पुरानी चीजों को जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनसे सीखा, और वही चीजें आने वाली लाइफ में, आने वाले करियर में इनकी पोएम्स पर काफी असर डालने वाली थी। मतलब ये स्पेंसर पर पोएट्री लिखना, ग्रीक वर्क्स को पढ़ना, ये सब। अब दोस्तों ये जो दूसरी सोनेट 3 की लिखी हुई चैपमैन्स होमर, ये इन्होंने डेडिकेट कर दी अपने फ्रेंड ली हंट को। और आपको ये सब कनेक्शन बनाने में एक चीज हेल्प करेगी कि 1816 में ही इनको अपना मेडिकल का रजिस्टर्ड लाइसेंस भी मिल गया था। लेकिन दोस्तों इनको पोएट बनना था, तो वो लाइसेंस इन्होंने एक तरीके से इनके लिए बेकार ही था। पोएट्री की तरफ झुकाने में सबसे ज्यादा रोल जो था वो ली हंट का था। ली हंट ने इनकी फर्स्ट जो सोनेट थी ओ सॉलिट्यूड, उसको पब्लिश करवाने में इनकी हेल्प की थी काफी। आप पूछोगे कि कैसे हेल्प की? क्योंकि उस टाइम पर ली हंट और उनके भाई जॉन हंट की मैगजीन चलती थी, द एग्जामिनर। उसके अंदर कीट्स की ये पोएम ओ सॉलिट्यूड को पब्लिश किया था ली हंट ने। तो ली हंट का बहुत ही ज्यादा रोल है कीट्स की लाइफ के अंदर। अब अगले साल 1817 में कीट्स की लाइफ का फर्स्ट वॉल्यूम आता है, जिसका नाम है पोएम्स। इस कलेक्शन में जो दो पोएम्स थी वो थी आई स्टूड टिप टो और स्लीप एंड पोएट्री। कीट्स की लाइफ का ये जो फर्स्ट वॉल्यूम था ये क्रिटिकली फेलियर था, मतलब इसके अंदर किसी भी टाइप की सक्सेस कीट्स को नहीं मिली, ना कमर्शियली ना क्रिटिकली। अब इनकी लाइफ में जो फर्स्ट लड़की आई थी वो 1817 में आई थी। लड़की का नाम था इसाबेला जोन्स। इनके करियर में दो फेमस पोएम्स हैं, नैरेटिव पोएम्स, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और ईव ऑफ सेंट मार्क्स। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों पोएम्स इसाबेला जोन्स को डेडिकेटेड है। और इन दोनों के अलावा एक पोएम और है ब्राइट स्टार। तो इन तीनों पोएम्स की जो थीम थी, इन थीम्स का क्रेडिट जाता है इसाबेला जोन्स को। इन तीनों के अलावा एक लिरिक और है हर्स हर्स ओ स्वीट इजाबेल, ये भी इसाबेला जोन्स को डेडिकेटेड है। फिर अगले ही साल 1818 में इनकी मुलाकात होती है इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लड़की फ्रांसिस फैनी ब्राउन से। अब कीट्स की एक फेमस पोएम है ला विल्किंसंस मर्सी। दोस्तों ये जो पोएम है ये रिफ्लेक्ट करती है कीट्स के फेलियर को, जो प्यार था उनको फैनी ब्राउन के लिए, तो प्यार में जो फेलियर उनको मिला था उस चीज को रिफ्लेक्ट करती है पोएम। इस पोएम को इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी, ला विल्किंसंस मर्सी। जुलाई 1818 में ये जब अपने मरते हुए भाई टॉम की सेवा कर रहे थे, उसी टाइम पर इनको बैडली कोल्ड हो गया और इनकी फैमिली में एक बीमारी चलती आई थी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी और अब कीट्स की बारी थी। दोस्तों जॉन कीट्स का एक फेमस वर्क है एंडीमियन। ये जो वर्क है ये बहुत ही फेमस है। इस वर्क को डेडिकेट किया है कीट्स ने थॉमस चैटरटन को। थॉमस चैटरटन उस टाइम के पोएट थे जिन्होंने अपने कमरे में सुसाइड कर ली थी। जो पोर्ट्रेट आप अक्सर देखते हो रोमांटिक एज को पढ़ते हुए, ये थॉमस चैटरटन का पोर्ट्रेट है। सिर्फ 17 साल की एज में इस पोएट ने अपनी जान दे दी थी। और इस पोएम की जो स्टार्टिंग लाइन है बहुत ही फेमस है, अक्सर बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। कीट्स ने कहा था कि इस पोएम को लिखते वक्त मैं अपनी इमेजिनेशन का ट्रायल ले रहा हूं कि मैं कितना अच्छा इमेजिन कर सकता हूं। उस वक्त एक क्रिटिक थे जॉन विल्सन क्रॉकर, उन्होंने एक रिव्यू के अंदर इसको क्रिटिसाइज किया। उस रिव्यू का नाम था क्वार्टरली रिव्यू। उसके अंदर इतना बुरी तरीके से, एक होता है क्रिटिसाइज करना, एक होता है बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, तो बहुत ही बुरी तरीके से कीट्स की पोएम को एंडीमियन को क्रिटिसाइज किया। एक और शख्स थे उस वक्त जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, इन्होंने भी बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया था। और कौन सी मैगजीन में किया था लॉकहार्ट ने? ब्लैकवर्ड्स मैगजीन। लॉकहार्ट का नाम इसलिए जरूरी है, आपको नोट करना जरूरी है, क्योंकि लॉकहार्ट ने एक टर्म को पॉइंट आउट किया था, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री कीट्स जैसे राइटर्स जो अलग ही डायलेक्ट में अपने पोएम्स को लिखा करते हैं, उनका मजाक बनाने के लिए इस टर्म का यूज किया जाता था। और उस वक्त उन्होंने किन तीन पॉइंट्स को इसमें शामिल किया था? ली हंट, कीट्स और शैली, और हैजलिट को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है अक्सर। इस हद तक कीट्स को क्रिटिसाइज किया था कि एक सलाह दी थी कि तुम पोएट बनने लायक नहीं हो, जाओ और जाकर अपनी वो मेडिसिन, पिल्स, प्लास्टर्स वगैरह इन सब के पास में जाओ, वो काम करो, तुम्हारे लिए सूटेबल है। तो यहाँ पर पोएट बनकर भूखे मरोगे, इससे बेटर ये है कि डॉक्टर बनकर भूखे मरो। अब यहाँ तक हमने देखा इनकी ब्रीफ बायोग्राफी को। अब मैं आपको इनके थोड़े थोड़े वर्क्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनकी फर्स्ट फेमस सोनेट पर, जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इस वर्क को पढ़ा था इन्होंने क्लार्क के साथ। इनका जो फर्स्ट फ्रेंड था इनके हेडमास्टर का बेटा क्लार्क, उसके साथ पढ़ने के बाद में इस पोएम को इन्होंने कंपोज किया पेट्रार्कन सोनेट की स्टाइल में। फिर इनका इंपॉर्टेंट वर्क आता है एंडीमियन, जिसके लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया था, जो पब्लिश हुई थी 1818 में, जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। अब दोस्तों एंडीमियन को क्रिटिसाइज करने का एक रीजन था कि एंडीमियन कोई छोटी-मोटी पोएम नहीं थी जो इस पर किसी की नजर ना पड़े। इसे 4 सेक्शन में बांटा गया था, हजार लाइनों के सेक्शन में, यानी 4000 लाइनों की बड़ी पोएम थी। इतना काम करने के बाद में इस पोएम को तैयार किया था और लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। फिर आती है इसके बाद में इनकी फेमस पोएम इसाबेला, पोर्ट ऑफ बेसल। दोस्तों इसाबेला से जो प्री रैपिलाइट ब्रदरहुड के राइटर्स थे और पेंटर्स थे, उनको काफी इंस्पिरेशन मिली थी, उन्होंने काफी वर्क्स को तैयार किया था इसाबेला से। अब ये पोएम भी 1818 में आई थी और एक नैरेटिव पोएम है, यानी इसमें एक कहानी चलती है। इस पोएम को ऑटिमा राइमा में लिखा गया है और इसके अंदर एक यंग वुमन इसाबेला की कहानी है जो लॉरेंजो नाम के एक यंग मैन से शादी करना चाहती है, मतलब प्यार करती है, लेकिन उसकी फैमिली उसकी शादी करवा रही है ऑलिव ट्री से। और आगे इस पोएम में क्या होता है, इसाबेला के भाई लोग क्या है, लॉरेंजो को मर्डर कर देते हैं और उसकी बॉडी को दबा देते हैं जमीन में। और ये जो पोएम है इसाबेला, इसको ईव ऑफ सेंट एग्नेस की प्रिकर्सर पोएम कहा जाता है, यानी पहले आने वाली पोएम। इसाबेला पहले आई थी, ईव ऑफ सेंट एग्नेस बाद में आई थी। ये जो दो पोएम्स थी इसाबेला, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, और इनके साथ में एक और पोएम पब्लिश हुई थी जुलाई 1820 में, इसका नाम था लैमिया, वो भी एक नैरेटिव पोएम है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि नैरेटिव पोएम्स कब पब्लिश हुई थी, जुलाई 1820 में। लिखी तो पहले जा चुकी थी लेकिन पब्लिश बाद में हुई। फिर 1818 में एक पोएम और आती है हाइपेरियन। दोस्तों कीट्स की जो पोएम है हाइपेरियन, ये काफी हद तक हम पैराडाइज लॉस्ट के साथ में रख सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। और इसी पोएम में हाइपेरियन में एक फेमस लाइन है, द फर्स्ट एंड ब्यूटी शैल बी फर्स्ट एंड माय। जो सुंदरता में प्रथम होता है उसे
ताकत में, स्ट्रेंथ में भी खत्म होना चाहिए। फिर इसके बाद 1819 में कीट्स ने ईव ऑफ सेंट एग्नेस को कंपोज किया। वो 1819 में हुई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी 1820 में। आपको ध्यान रखना है 1819 जो था, ये साल इनका सबसे इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल के अंदर इन्होंने अपनी सारी ओड्स को प्रोड्यूस किया था, ईव ऑफ सेंट एग्नेस को प्रोड्यूस किया था। काफी सारे वर्क्स थे जिन्होंने इसी साल में लिखे थे। ये जो पोएम है ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इसको स्पेंसरियन स्टैंजास में लिखा गया दोस्तों। फिर 1819 में इन्होंने एक बैलेट लिखी थी, ला बेल सन्स मर्सी, 1819 में इसको लिखा था। और 1819 का साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीट्स ने अपनी सारी फेमस ओड्स को इसी साल में कंपोज किया था, जैसे कि ओड टू इंडोलेंस। दोस्तों ये जो पोएम थी 10 लाइनों की स्टैंजा में लिखी गई पोएम है, और इसी पोएम के अंदर कीट्स की फेमस लाइन वन मॉर्न बिफोर मी 3 फिगर्स सीन शामिल है। वो 3 फिगर्स कौन से थे? लव, एम्बिशन और पोएट्री। और इस पोएम की जो थीम थी वो जेम्स थॉमसन की फेमस बुक कासल ऑफ इंडोलेंस से ली गई है। दोस्तों कासल ऑफ इंडोलेंस का प्रभाव सिर्फ इन पर नहीं पड़ा था, बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड बैरन पर भी पड़ा था। तो यहाँ पर इस पोएम की थीम कहाँ से ली गई है? कासल ऑफ इंडोलेंस से। नेक्स्ट इनकी फेमस ओड है ओड टू साइकी। इसको भी 1819 में ही कंपोज किया था कीट्स ने, और इसका जो सोर्स रहा है वो है लेजेंड ऑफ साइकी। नेक्स्ट इनकी फेमस ओड है ओड टू ऑटम। इनकी मोस्ट परफेक्ट ओड कहा जाता है इसको। इसको भी 1819 में ही कंपोज किया था इन्होंने। नेक्स्ट फेमस ओड है ओड टू मेलंकली। इसको 1819 में ही प्रोड्यूस किया था, और इस पोएम को लिखने के लिए जो सोर्स था वो था रॉबर्ट बर्टन की बुक एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। और इसी ओड के अंदर वो लाइन है शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। फेमस जो लाइन है इसी ओड के अंदर है। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड जिसको 1819 में ही प्रोड्यूस किया था, ओड टू अ ग्रीसियन अर्न। इसी ओड के अंदर कीट्स की फेमस लाइन है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। दोस्तों अर्न का मतलब होता है एक टाइप का कलश, और यहाँ पर कीट्स ने इस पोएम में उस कलश को, उस अर्न को सिल्वर हिस्टोरियन का है। मतलब एक ऐसा हिस्टोरियन जो हमें हिस्ट्री की कहानी बताता है। अर्न क्या एक हिस्टोरियन का काम करता है, कहानी बताता है हमें फॉरेस्ट की। और इसी पोएम के अंदर वो जो फेमस लाइन है ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ। सत्य ही सुंदर है और सुंदरता ही सत्य है। तो ये लाइन इसी ओड टू अ ग्रीसियन अर्न में लिखी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ ओड टू ऑटम के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी टू नाइटिंगेल। नाइटिंगेल पर लिखी हुई इनकी हाईली पर्सनल पोएम। तो इस पोएम को कहा जाता है कीट्स की सबसे पर्सनल पोएम। ये पोएम उन्होंने तब लिखी थी जब इनके भाई की डेथ हो गई थी, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। दोस्तों एक ही दिन में, सिर्फ एक सिंगल डे में इस नाइटिंगेल को प्रोड्यूस किया था, और उस वक्त ये अपने दोस्त चार्ल्स ब्राउन के पास में ठहरे हुए थे। उस वक्त इन्होंने ये ओड लिखी थी। अक्सर आपसे पोएम की फर्स्ट लाइन पूछी जाती है, तो इस पोएम की फर्स्ट लाइन है माय हार्ट एक्स, मतलब मेरा दिल दुखता है, ड्राउजी नमस पेन्स। तो ध्यान में रखना है नाइटिंगेल से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इस पोएम को आप पढ़ के जाना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाकर देखना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ओड्स के नाम आपको याद रखना है। ये 1819 में प्रोड्यूस हुई थी, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और इसके बाद में ये पब्लिश भी हुई थी। तो आपको सारी ओड्स के नाम याद रखना है, और हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो इन ओड्स के अंदर है वो भी आप ध्यान रखना। अब लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस क्रिटिक ने कीट्स के लिए क्या बोला है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स को शेक्सपियर के साथ रखा है, ही इज विद शेक्सपियर बोलकर। शैले ने एक एलिजी लिखी है कीट्स के लिए, एडोनाइस। जब कीट्स की डेथ की खबर मिली शैले को, तो उस वक्त उन्होंने ये एलिजी प्रोड्यूस की थी। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कीट्स ने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे। खुद एक लेटर के अंदर उन्होंने अपने दोस्त हैमिल्टन को लिखा था, वी हेट द पोएट्री दैट हैज पैल्पेबल डिजाइन। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जॉन कीट्स की जो ओड्स है वो किस टाइप की है। अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है, और हो सकता है कि पूछा जाए, तो आप लिखोगे रेगुलर ओड, या तो रेगुलर ओड्स या फिर पेंडेमिक ओड्स। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स के लिए एक और लाइन कही है, कीट्स इज एन्चेंटिंगली एंड अबंडेंटली सेंशुअस। कीट्स को सेंशुअस बोला है। और एक और लाइन कही है उन्होंने, कीट्स हैड प्लेंटी ऑफ आयरन इन हिम। अब में से कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा कि कीट्स ने अपनी लाइफ टाइम में एक प्ले भी लिखा था, 5 एक्ट प्ले लिखा था, पोएटिक प्ले था, ऑर्थो द ग्रेट। इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सवाल बन जाए। लॉर्ड बायरन ने कीट्स के लिए लिखा, हु किल्ड जॉन कीट्स आई से क्वार्टरली। क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन थी ना जो, उसने मारा है कीट्स को, ऐसा लॉर्ड बायरन ने लिखा। कीट्स ने खुद वर्ड्सवर्थ पर कमेंट किया था, द इगोटिस्टिकल सबलाइम बोलकर। द इगोटिस्टिकल सबलाइम कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल है, उसके अंदर एक लाइन है, टेंडर इज द नाइट। ये टेंडर इज द नाइट है, ये एक नोवेल का टाइटल भी है दोस्तों। स्कॉट फिट्जजेरल्ड जो थे, उन्होंने एक नोवेल लिखी है टेंडर इज द नाइट। तो आपको ध्यान रखना है, ये नाइटिंगेल पोएम से उठाया हुआ टाइटल है। फेमस टर्म कीट्स ने इंट्रोड्यूस किया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ शैले जो इनके दोस्त थे, उन्होंने इनको कहा है कीट्स वाज अ ग्रीक, क्योंकि ग्रीक लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट था। और इसके अलावा एक और लाइन कही थी शैले ने कीट्स के लिए, वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। और इन सब के साथ-साथ आपको एक लास्ट बात और नोट कर लेनी चाहिए कि कीट्स को एक हेलेनिस्टिक पोएट कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक लिटरेचर में इनका काफी इंटरेस्ट था, इसलिए इनको हेलेनिस्टिक पोएट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लॉर्ड बायरन की। इनका फुल नेम अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे जॉर्ज गॉर्डन नॉयल बायरन। दोस्तों अपने टाइम पर ये कीट्स और शैले दोनों से ज्यादा फेमस थे। इनका एक फेमस वर्क है डॉन वन। इसके अलावा चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज और एक शॉर्ट लिरिक भी है शी वॉक्स इन ब्यूटी। तीनों बहुत ही फेमस है। ये 7 सालों तक इटली में रहे थे। इन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से ये नेशनल हीरो बन गए थे। शायद इसलिए अपने टाइम पर फेमस थे कीट्स और शैले से। और उम्र में भी ये कीट्स और शैले से कुछ ज्यादा जीकर गए थे, 36 की एज। देखो इनको अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे एरिस्टोक्रेट्स दोस्त मिल गए थे, बहुत सारे डेट्स भी थे इनके ऊपर, और बहुत सारे लव अफेयर्स भी चला रखे थे। 1812 में चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज को जैसे इन्होंने पब्लिश करवाया, ये एक सेलिब्रिटी बन गए। लेडी कैरोलिन के साथ में प्यार में पड़ गए। लेडी कैरोलिन लैम्ब, जिन्होंने इनको मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो कहा था। इनके वर्क चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज पर हमें स्पेंसर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फर्स्ट कैंटो तो इन्होंने लंदन में लिखा था, बाकी डेट से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहे, फॉरेन चले गए थे 1816 में। वहाँ इटली में रहकर इन्होंने डॉन वन और चाइल्ड हेरोल्ड के बाकी पार्ट्स को लिखा था। वहीं रहते हुए तुर्कों के खिलाफ, टर्की के खिलाफ ग्रीक नेशनलिज्म में शामिल हो गए और ग्रीस में ही मारे गए। देखो इनका सबसे फेमस वर्क डॉन वन ही है, और डॉन वन की गौथी ने भी तारीफ की है। उन्होंने इनके लिखा है, ही हैज अ शार्प एंड पेनिट्रेटिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इनको प्रेम दिलवाने वाला वर्क कौन सा था? चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। उसके लिए इन्होंने लिखा था लॉर्ड बायरन ने कि आई अवोक, एक दिन मैं उठा, फाउंड माय सेल्फ फेमस, और अपने आप को फेमस पाया। दोस्तों एक बात जो मैं आपको बता दूं, 1822 में ये ली हंट और शैले ये तीनों ट्रैवल करने गए थे इटली घूमने के लिए, जब इन्होंने अपना पॉलिटिकल जर्नल द लिबरल को पब्लिश करवाया था। अब मैं बात करता हूं डॉन वन की। ये एक सैटारिक वर्क था जिसको मैग्नम ओपस कहते थे। ये 17 कैंटोस में लिखा हुआ वर्क है, लेकिन इसे एक एपिक कहा जाता है। फर्स्ट 2 कैंटोस तो इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश करवाए थे 1819 में। फिर कैंटो 3 के अंदर ये वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की बात करते हैं। देखो इन्होंने अपने एक दोस्त को लेटर में वर्ड्सवर्थ को टर्ड्सवर्थ भी कहा था। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इन्होंने वर्ड्सवर्थ को टर्ड्सवर्थ कहा था। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, सेकंड जनरेशन के जो पोएट थे रोमांटिक पोएट्स, वो फर्स्ट जनरेशन वालों का मजाक उड़ाते थे, एक तरीके से मजे लेते थे। ये एक अच्छा एग्जांपल है टर्ड्सवर्थ। देखो डॉन वन एक अनफिनिश्ड वर्क है, क्योंकि 17th कैंटो लिखते हुए 1824 में इनकी डेथ हो जाती है। अब मैं आपको इनके बाद बताता हूं थोड़ा सा विलियम हैजलिट के बारे में। विलियम हैजलिट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की ये। दोस्तों विलियम हैजलिट अपने टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट एसेइस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी किया, पेंटिंग भी की, और एक फिलोसोफर भी थे। इंग्लिश लिटरेचर में इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज ऑरवेल वाली कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इनके एसेज उनके टाइप के हुआ करते थे। बचपन में इनको घर में पढ़ाया गया, इनकी एजुकेशन घर में हुई थी एक लोकल स्कूल में। 13 साल की उम्र में इनका फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था दोस्तों। उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था दोस्तों। तो शूसबरी क्रॉनिकल्स नाम की एक मैगजीन थी, एक्चुअली एक लोकल न्यूज़पेपर था, उसके लिए इन्होंने वर्क लिखा जो 13 साल की उम्र में पब्लिश हुआ था। फिर इसके बाद इनके फादर ने क्या किया, इन्हें लंदन के बाहर भेज दिया, हैकनी न्यू स्कूल में। उस हैकनी स्कूल का सिलेबस जो था बहुत बड़ा था, ग्रीक, लैटिन, क्लासिक, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीजें वहां पर इन्होंने सीखी। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उस वक्त विलियम हैजलिट को और उनके आसपास के लोगों को जब स्कूल में बातें होती थी इन सब चीजों की, सब पता चलता था। तो
इनकी मुलाकात होती है विलियम गॉडविन से, जो एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे। इनके बारे में आपको कई बार बताया। उन्होंने एक वर्क लिखा था पॉलिटिकल जस्टिस। उस वर्क को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा। फिर जॉन लॉक, डेविड हार्टली, जॉर्ज बर्कली, डेविड ह्यूम और भी स्कॉटिश और आयरिश थिंकर्स थे जिनको इन्होंने ढंग से पढ़ा। इन सबको पढ़ने के बाद इनका जिंदगी में गोल बन गया कि एक फिलोसोफर बनेंगे। फिर इसी दौरान इनकी मुलाकात रूसो से भी हुई। देखो उस वक्त इतनी फिलोसफी पढ़ने के बाद में और अपनी फिलोसफी लिखने के बाद में यहाँ पर इनके दिमाग में बस एक ही चीज आई कि एक चीज को गलत साबित करना। इंसान नेचुरली सेल्फिश होता है। अब एक डेट को आप याद रख लो, 14 जनवरी 1798। ये विलियम हैजलिट की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जब इनकी मुलाकात होती है एसटी कॉलेज से। उस वक्त कॉलेज ने श्रूसबरी यूनिटेरियन चर्च में एक लेक्चर दिया था। देखो दोस्तों, ये वो टाइम था जब विलियम हैजलिट यंग थे, लेकिन कॉलेज को इस टाइम तक कोई फेम नहीं मिली थी एज अ पोएट, एज अ क्रिटिक और एज अ फिलोसोफर। कोई फेम नहीं मिली थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पोएट से सबसे पहला आमना सामना यहीं पर हैजलिट का हुआ था। और इसके लिए उन्होंने एक वर्क भी लिखा था, माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स। उन्होंने इसमें लिखा था, लगता है पोएट्री और फिलोसफी एक साथ मिल गए। और फिर इन्हीं के जरिए इनकी मुलाकात होती है विलियम वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलने के बाद में इन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी ये उनकी आंखों को देखकर बोलते हैं कि ये पोएट नेचर को किन आंखों से देखता होगा। और इस पोएट के पास एक रियल पोएट वाला दिमाग है, एक सच्चा कवि। तो दोस्तों, उस वक्त इन दोनों से जब इनकी दोस्ती बनी तो उस वक्त इन्होंने लिरिकल बैलेट्स की मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा विलियम हैजलिट ने, जो वर्क अभी पब्लिश होने वाला था। जब इन्होंने देखा कि एक नया स्टाइल, एक नई स्पिरिट पोएट्री में आने वाली है, तभी इन्होंने ऐसा कहा कि ये जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक सच्चा पोएट है, सच्चे पोएट का दिमाग। ये तीनों जने क्या कर रहे थे उस वक्त, कंट्री साइड वाले इलाके में घूम रहे थे, पोएट्री की बातें करते थे, फिलोसफी की बातें करते थे और पॉलिटिकल मूवमेंट्स की जो अभी पुराने ऑर्डर को एकदम चेंज कर रहे थे। थोड़ा मैं आपको विलियम हैजलिट के बारे में बताता हूं। ये ह्यूमनिस्टिक ऐसे लिखते थे। खास बात ये थी कि ये ज्यादा आर्टिस्टिक ना होकर, ज्यादा दिखावा ना करके, सीधा अपने दिमाग में जो आता था वो लिखते थे। मतलब ब्रिलियंट टाइप के एसेज और सोचने पर मजबूर करने वाले एसेज। देखो ये सब शायद इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने अपनी शुरुआती लाइफ में बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ लिया था, बहुत सारी चीजें देख ली थी, इंटेलिजेंट लोगों के कांटेक्ट में आ गए थे, शायद इस वजह से। देखो पेंटिंग में इन्होंने ट्राई जरूर किया था, लेकिन वहां पर ये फेल हो गए थे और ये समझ गए थे कि पेंटिंग दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। फिर इन्होंने क्या किया, इनके फ्रेंड्स ने इनको एनकरेज किया था पेंटिंग के लिए, लेकिन ये फिलोसफी की तरफ झुके। इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। देखो हैजलिट ने काफी कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन इनको इतनी सक्सेस नहीं मिली क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। हैजलिट ऐसे टाइम में जी रहे थे जहां पर इंसान का लिटरेरी वर्क कैसे जज किया जाता था कि उसकी मॉरल्स क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और वो किस पॉलिटिकल आइडिया में मानता है। मैं आपको इनके वर्क्स की लिस्ट बता देता हूं। 1805 में इन्होंने एसेज लिखे थे, एसेज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। 1806 में इन्होंने पैम्फलेट लिखा था, थ्री थॉट्स ऑन पॉपुलर अफेयर्स। 1807 में रिप्लाई टू मैल्थस। 1817 में द राउंड टेबल एंड द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। ये पहला इंपॉर्टेंट वर्क था जिन्होंने पब्लिश किया था। फिर 1818 में अ व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज। और उसी सेम ईयर 1818 में सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पार्ट्स, इंग्लिश कॉमिक कैरेक्टर्स एंड ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। 1819 में इन्होंने पॉलिटिकल एसेज पब्लिश करवाए। फिर 1821 में टेबल टॉक वॉल्यूम फर्स्ट, 1822 में टेबल टॉक वॉल्यूम सेकंड और फिर 1823 में कैरेक्टरिस्टिक्स। 1825 में द स्पिरिट ऑफ द एज, द प्लेन स्पीकर। फिर नेपोलियन की लाइफ पर भी इन्होंने वॉल्यूम 4 वॉल्यूम्स पब्लिश करवाया था। ये अपने एसेज के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को शामिल नहीं करते थे। मतलब ज्यादा आप देखोगे इनको अकेले रहने में, सॉलिट्यूड में और ट्रैवल करने में ज्यादा मजा आता था। तो पब्लिक में ये ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। देखो दोस्तों, इनके एग्रेसिव आर्टिकुलेशंस की वजह से इनके जो पहले फ्रेंड्स बने थे, साउदी, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, उनके साथ इनकी दोस्ती टूट गई। फिर नए फ्रेंड्स बने जैसे पीबी शेले, जॉन कीट्स और इनके नए दोस्तों ने इनकी रेपुटेशन को एज अ लेक्चरर बढ़ाया। देखो इनको सीरियसली एज एन एसेइस्ट तब लिया गया जब इन्होंने अपना वर्क पब्लिश करवाया ऑन द इंग्लिश पार्ट्स, जिसको 1818 में पब्लिश करवाया गया था, और ऑन द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स जो 1819 में पब्लिश हुआ। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कंप्लीट रोमांटिक एसेज थे, क्योंकि इनके एसेज के अंदर आप इमेजिनेशन की सुप्रीमेसी देखोगे। इसके साथ ही ये मॉरल करेज के साथ बोलते थे। लिटरेरी क्रिटिक अगर मैं बात करूं तो इनकी टोन बहुत ही हार्श होती थी दोस्तों। अपनी कंटेम्परेरी एज को क्रिटिसाइज करते थे पूरी तरह से। लैंग्वेज के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि इनको आर्टिफिशियल लैंग्वेज ज्यादा पसंद नहीं थी। ये मानते थे कि लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए जो कॉमन मैन को भी लिटरेचर में इंटरेस्ट जगा सके, सिंपल होनी चाहिए, सिंपलिसिटी भरोसा रखते थे। इनके स्टाइल को अपॉरिस्टिक स्टाइल कहा जा सकता है, एक स्पॉन्टेनियस राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते थे ताकि रीडर भी इंटरेस्ट लें राइटिंग में। अब दोस्तों मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट एसेज के नाम बताता हूं जिन्होंने विलियम हैजलिट को एज एन एसेइस्ट बहुत पहचान दिलाई। फर्स्ट ऐसा था ऑन गस्टो, जिसको द एग्जामिनर में पब्लिश करवाया था 26 ऑफ मई 1816 में। देखो दोस्तों, बीइंग अ पेंटर हिमसेल्फ, हैजलिट को पेंटिंग से बहुत प्यार था, तो उन्होंने इस प्यार को और अपनी आर्ट ऑफ पेंटिंग की डीप नॉलेज को इस ऐसे ऑन गस्टो में बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली दिखाया है। बहुत बड़े-बड़े पेंटर्स का नाम लिया इस वर्क में, जैसे कि टाइटन और माइकलएंजेलो, राफेल। ये कहते हैं कि एक पेंटिंग के अंदर गस्टो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गस्टो क्या है ये जानने के लिए हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ऑन द फीलिंग ऑफ इमॉर्टैलिटी इन यूथ। इस ऐसे में वो ऐसा कहते हैं कि यंग एज में हर यंग आदमी ऐसा सोचता है कि वो कभी नहीं मरेगा। देखो जवान होना अपने आप में इमॉर्टल होना है। इस ऐसे में वो एक यंग मैन का थॉट प्रोसेस और एक मैच्योर आदमी के थॉट प्रोसेस में फर्क बताता है। इसी ऐसे में हैजलिट का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वी नो आवर एक्जिस्टेंस ओनली बाय आवरसेल्फ। और तीसरा इंपॉर्टेंट ऐसे है ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी। मैं एक-एक करके इन तीनों ऐसेज को पढ़ाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को खत्म करते-करते मैं आपको बताऊंगा कि चार्ल्स लैम्ब इनके कंटेम्परेरी ऐसेज थे, लेकिन फिर भी ये किस तरह से उनसे डिफरेंट थे ये हमें जानना चाहिए। तो चार्ल्स लैम्ब की तरह बिल्कुल नहीं लिखते थे। इनके ऐसेज जो होते थे सिंपल होते थे, गस्टी होते थे, कुल मिला के स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। इनको बेकन, जॉन ड्राइडन, एडिसन और स्विफ्ट वाली कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब मैं बात करता हूं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शैली की। एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, ड्रामेटिस्ट थी, एसेइस्ट थी, बायोग्राफर थी और ट्रैवल राइटर थी, मल्टी टैलेंटेड थी और अपने फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टीन के लिए बहुत फेमस है, जिसको मॉडर्न प्रोमेथियस भी कहा जाता है। शैली का वर्क था प्रोमेथियस, उसका ही जो दूसरा नाम है मॉडर्न प्रोमेथियस, वो इनके वर्क का नाम है फ्रैंकेनस्टीन का। ये बेटी थी विलियम गॉडविन की और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जो कि फेमिनिस्ट राइटर थी। देखो जब ये 11 दिन की थी तभी इनकी मदर की डेथ हो गई थी। ये पीबी शैली के बच्चे की मां बन गई विदाउट मैरिज। 1818 में इन्होंने अपना वर्क फ्रैंकेनस्टीन पब्लिश करवाया था बिना किसी नाम के, एनोनिमसली। मैथ्यू लेविस ने मैरी को फर्स्ट पोएटेस ऑफ रोमांटिक फिक्शन कहा है। फ्रैंकेनस्टीन जो वर्क था ये डेडिकेटेड था इनके फादर विलियम गॉडविन को, और इन्होंने एक हिस्टोरिकल नोवेल भी लिखी है दोस्तों, वेलपेग्रो, और एक अपना सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल जिसका नाम है द ब्यूटीफुल विडो, जो पब्लिश हुई थी 1835 में। बात करते हैं फ्रैंकेनस्टीन की। इनको इस वर्क को मॉडर्न प्रोमेथियस भी कहा जाता है, मैंने आपको जैसा बताया। 3 वॉल्यूम्स में लिखी हुई है। सिर्फ एक यही वर्क है जिसके लिए इनको जाना जाता है स्पेशली। अब इनके बाद में बात करूंगा एन रैडक्लिफ की, जो अपने वर्क्स को एन वार्ड के नाम से पब्लिश करवाती थी। तो इन्होंने गॉथिक लिटरेचर लिखने की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया था। ये विलियम रैडक्लिफ की वाइफ थी, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने इनको एनकरेज किया था कि तुम लिखो। हॉरेस वॉलपोल ने जिस ट्रेडिशन को शुरू किया था, एन रैडक्लिफ ने उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। पहले 2 वर्क्स तो इनके ऐसे गए थे एवरेज। जैसे फर्स्ट नोवेल थी द कासल ऑफ एथलिन, तो ये जो वर्क था ये ज्यादा चला नहीं। सिलिकन रोमांस ये भी ज्यादा चला नहीं, लेकिन बाद में जो थर्ड नोवेल थी ना द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, ये बहुत ही कमाल का वर्क था जिससे इनको फेम मिली। जेन ऑस्टन की जो फेमस नोवेल है नॉर्थएंगर एबे, वो काफी हद तक पैरोडी है एन रैडक्लिफ की। इनका लास्ट वर्क था द इटालियन, उसके बाद निमोनिया से इनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों रोमांस राइटर्स में इनको शेक्सपियर से कंपेयर किया जाता है, इनको शेक्सपियर बोला जाता है रोमांस राइटर का। ऑल टुगेदर इन्होंने 6 नोवेल्स को पब्लिश करवाया था, और सर वाल्टर स्कॉट ने इनको कहा था फाउंडर ऑफ क्लास और स्कूल, फाउंडर ऑफ क्लास और स्कूल। बताया था कि जेन ऑस्टन ने नॉर्थएंगर एबे में इनकी पैरोडी की है। कौन से वर्क से? इनका जो वर्क था द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो, उससे बहुत ही फेमस वर्क है मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो। मैं पहले भी कई बार इनके इस वर्क का नाम ले चुका हूं। और इनका जो लास्ट वर्क था द इटालियन, वो रिस्पांस था मैथ्यू ग्रेगरी लेविस के वर्क द मंक पर। इनके बाद में बात करूंगा एक बहुत बड़े नाम की, सर वाल्टर स्कॉट। दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट थे, प्लेराइट थे, पोएट थे,
और इन्होंने उस वक्त गॉथिक नोवेलिस्ट मंक लेविस, जिनकी बात मैंने अभी की थी, उनके वर्क टेल्स ऑफ वंडर में 1801 में कोलैबोरेट किया था। कॉलेज की पोएम जो है क्रिस्टेबल, जो कि 8 सिलेबल कपलेट्स में लिखी हुई है, उस वर्क ने इनको इंस्पायर किया पोएम्स लिखने के लिए। दोस्तों ये अपनी हिस्टोरिकल नोवेल्स लिखने के लिए बहुत फेमस है। टाइम पर ना इनको लॉर्ड बायरन की तरह बहुत फेम मिल गई थी। इवन नाइट की उपाधि मिल गई थी 1820 में। इन्होंने सारी नोवेल्स को एनोनिमसली पब्लिश करवाया था अंटिल 1827। उसके बाद तो ये फेमस हो गए थे। ये एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट थे जिनको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए हिस्टोरिकल नोवेल्स लिखा करते थे। इनके काफी सारे वर्क्स यूरोपियन क्लासिक्स बन गए और स्कॉटिश लिटरेचर में भी शामिल है। एक जो वर्क है इनका सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोट कर लेना है, एवनॉय, ये 1819 का वर्क है, और रॉब रॉय 1817 का वर्क है, ये एवनॉय से पहले आया था। फिर वेवरली 1814, ये उससे भी पहले आया था, और ओल्ड मॉर्टेलिटी, द हार्ट ऑफ मिड-लॉथियन, द ब्राइड ऑफ लैमरमूथ, सबके अलावा एक फेमस नैरेटिव पोएम भी है, लेडी ऑफ द लेक। देखो इनके करियर की शुरुआत गॉथिक लिटरेचर से हुई थी। मैंने आपको बताया था ना, मंक लेविस के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट किया था टेल्स ऑफ वंडर को लिखने में, तो वहीं से गॉथिक लिटरेचर का इन्फ्लुएंस इन पर पड़ा। हिस्ट्री में बाद में इंटरेस्ट आया था। ये इनके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की लाइफ। इनको सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इन सबके पहले के थे, ये फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स के पहले के थे ये, इसलिए इनको प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज, रॉबर्ट साउथी ऐसे पोएट्स आते थे, ये उनसे भी सीनियर थे, इसलिए इनको फोररनर ऑफ रोमांटिक पोएट्री कहा जाता है। रोमांटिक पोएट्री को शुरू करने वाले, बीज डालने वाले। इनका टाइम स्पेन था 1757 से 1827 तक, यानी लगभग 69 इयर्स का टाइम स्पेन था। और इसी टाइम स्पेन के अंदर ये एक पोएट भी थे, एक पेंटर भी थे और एक प्रिंट मेकर। अब दोस्तों मैंने इन्हें जीनियस इसलिए कहा क्योंकि इनको अपने कामों के लिए इनके जिंदा रहते तो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। डेथ के बाद में लोगों ने पहचाना कि ये कितने ग्रेट थे। उस वक्त के लोग इन्हें मैड, इनसेन ऐसे नामों से बुलाया करते थे। इसके अलावा इनको रोमांटिक एज का विजनरी पोएट कहा जाता है। विजनरी पोएट, अब विजनरी पोएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अपना वर्क आइडिया शब्दों के जरिए बयां करते थे, उसी की इमेजेस भी क्रिएट करते थे। जैसे आप इनकी पोएम पढ़ो, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, बहुत ही कमाल की पोएम है। मैंने आपको बताया कि जीते जी इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, उसी की वजह से ये गरीबी में गुजरे थे। और कमाल की बात तो ये थी कि ज्यादातर ज्ञान इनको खुद से पढ़ के मिला था। 10 साल की एज तक इन्होंने पढ़ाई की थी स्कूल में, उसके बाद इन्होंने ड्राइंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। और मैंने आपको बताया ये एक प्रिंट मेकर भी थे और ये एक एनग्रेवर थे। एनग्रेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक कॉपर की प्लेट ली जाती है, उसके अंदर खुदाई की जाती है, उसे एनग्रेविंग कहा जाता है। बहुत ही पुरानी टेक्निक है ये। उस वक्त इसी प्रोफेशन से मेन इनकम थी इनकी। अब इनकी शादी हुई थी एक इलिटरेट वुमन से, कैथरीन नाम की वुमन थी, तो उसको इन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया और इन्होंने वो एनग्रेविंग टेक्निक इनको भी सिखाई अपनी वाइफ को, जो बाद में इनकी हेल्प करती थी इल्यूमिनेटेड पोएट्री लिखने के लिए। ये इल्यूमिनेटेड पोएट्री क्या होती है? ऐसी पोएट्री जो पोएट्री तो लिखी रहे उसके साथ-साथ इमेजेस यूज हो। इसके अलावा ये माइथोलॉजिकल बुक्स लिखा करते थे, ग्रीक माइथोलॉजी हो गई, बिब्लिकल माइथोलॉजी हो गई, लेकिन एक बात इनमें खास थी कि अपनी माइथोलॉजी खुद बनाते थे। यानी इनकी खुद की इन्वेंटेड माइथोलॉजी हुआ करती थी, जिसको हम कहेंगे माइथोपेइया। माइथोपेइया, ठीक है? और ऐसा किस लिए होता था? क्योंकि इनको बचपन से विजन्स दिखाई देते थे, यानी कुछ सुपरनैचुरल शक्तियों से इनकी बातें होती थी। ऐसा कहा जाता है कि 4 साल की एज में इन्होंने भगवान को देखा अपने विंडो के बाहर, और 9 साल की एज में इन्होंने एक पेड़ देखा जिस पर एंजल्स बैठे हुए थे, और इनका एक भाई था जो गुजर चुका था, उसकी स्पिरिट देखी और उसकी स्पिरिट ने इन्हें सिखाया कि किस तरह से प्रिंटिंग मेथड्स का यूज किया जाए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के लिए, जिनका फेमस वर्क है उसके लिए। ये सब वजह थी जिसकी वजह से इनको अपनी एज में पागल कहा जाता था, मैड, इनसेन ऐसा कहा जाता था। आगे बात करें तो ये फ्री लव में विश्वास रखते थे दोस्तों। इनके अलावा कौन-कौन फ्री लव में विश्वास रखता था उस वक्त? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, विलियम गॉडविन और टीबी शेले, ये लोग भी फ्री लव में विश्वास रखते थे। वैसे ही ये भी फ्री लव में विश्वास रखते थे। ये एक मूवमेंट था दोस्तों, फ्री लव मूवमेंट, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता था कि मैरिज इज अ स्लेवरी, मतलब शादी करना एक स्लेवरी की तरह है। तो ये मानते थे कि सारी रेस्ट्रिक्शंस जो स्टेट ने लगा रखी है, होमोसेक्सुअलिटी पे, सेक्सुअलिटी पे, प्रोस्टिट्यूशन पे, एडल्ट्री पे, बर्थ कंट्रोल पर, इन सब को रिमूव कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। वो इस बात का बीच बचाव किया करते थे कि घर में एक सेकंड वाइफ लाना कोई बड़ी बात नहीं। इस बात का अंदाजा आप इनकी एक पोएम की एक लाइन से लगा सकते हो, जो इन्होंने लिखी थी, व्हाई शुड आई बाउंड टू बी ओ माय लवली मर्टल ट्री। ये लाइन इस बात का सबूत है कि ये कहते थे कि एक इंसान को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने का हक है। अब हम लोग इनके फेमस वर्क्स पर नजर डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनका वर्क आता है पोएटिकल स्केचेस 1783 में। इस वर्क में 19 लिरिक पोएम्स थी। इसमें एक ड्रामेटिक फ्रेगमेंट है जिसका नाम है एडवर्ड किंग द थर्ड। इसके अलावा एडवर्ड फोर्थ पर एक प्रोलोग है। ये वर्क उन्होंने तब लिखा था जब वो बहुत छोटे थे, इसलिए कुछ गलतियां हो सकती है, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। फिर इनका मेजर वर्क आता है 1788 में, ऑल रिलीजन आर वन, सारे धर्म एक हैं। इसके अलावा देयर इज नो नेचुरल रिलीजन, 1788 का ही वर्क है इनका। फिर इसके बाद इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स आते हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों। 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में यानी कि 1789 वाले कलेक्शन के अंदर 19 पोएम्स थी और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 26 पोएम्स थी। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक बच्चे की नजर से लिखा गया है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक एडल्ट की नजर से लिखा गया है। फिर इसके बाद दोनों वर्क्स को इन्होंने मर्ज कर दिया, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों को मर्ज कर दिया। और दोस्तों इस वर्क का सबटाइटल क्या था, नोट कर लेना, शोइंग द टू कंट्रारी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। शोइंग द टू कंट्रारी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। अब आपको सारी पोएम्स को याद रखना पड़ेगा कि कौन सी पोएम कौन से वाले कलेक्शन के अंदर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताओ द चिमनी स्वीपर कौन से वाले कलेक्शन में है। अब चिमनी स्वीपर इसमें भी है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी है। इसके बाद इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क आता है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ये 27 पेजेस का वर्क है। इस वर्क के अंदर इनकी इंपोर्टेंट कोट्स है, जैसे कि मिल्टन वाज अ ट्रू पोएट एंड बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, कि मिल्टन एक अच्छे पोएट थे लेकिन उनको पता नहीं था कि वो डेविल की पार्टी में थे। अब देखो ना पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने सैटर्न को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, उसी को देखते हुए इन्होंने ये कोटेशन लिखी। इसके अलावा इन्होंने एक और इंपोर्टेंट बात कही है कि कंट्रीज कितने इंपोर्टेंट होते हैं, यानी व्हाइट का कंट्री ब्लैक जरूरी है, हेवन का कंट्री हेल जरूरी है, लव का कंट्री हेट जरूरी है, क्योंकि इन सब की वजह से ही इनकी वैल्यू है। अगर हेल ना हो तो हेवन की कोई वैल्यू नहीं। इनके थॉट्स बहुत ही आगे थे, समय से बहुत ही आगे थे। आप इनकी पोएम्स को पढ़कर ये जरूर फील करोगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इनको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली जितनी इनको मिलनी चाहिए थी। इनको बहुत बाद में जाकर पहचाना गया। देखो इनके बाद लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा जीन ऑस्टन की। जीन ऑस्टन को अगर हम रोमांटिक एज में काउंट करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जीन ऑस्टन भी इसी एज की राइटर थी। पूरे फैक्ट्स बताता हूं जीन ऑस्टन की लाइफ के। 1775 में इनका जन्म हुआ स्टीवेंटन हैम्पशायर नाम की जगह पर। फादर का नाम था जॉर्ज ऑस्टन, जो कि एक डायरेक्टर थे। इनके फादर जॉर्ज ऑस्टन एक पैसे वाली फैमिली से थे, लेकिन फिलहाल ये गरीब थे। इनकी मदर का नाम था कैसेंड्रा। जैसे जैसे जीन ऑस्टन के पेरेंट्स की शादी हुई और वो हैम्पशायर नाम की जगह पर रहने आ गए। फिर इसके बाद इनके बच्चे हुए 1765 में जीन, 1766 में जॉर्ज और 1767 में एडवर्ड। फिर ये स्टीवेंटन नाम की जगह पर रहने चले गए, हैम्पशायर में थी ये जगह। तो वहां पर 1771 में इनका बेटा हेनरी हुआ और उसके बाद 1773 में एक बेटी हुई जिसका नाम था कैसेंड्रा। फिर 1774 में फ्रांसिस और 1775 में फाइनली जीन ऑस्टन। इतने सारे सिबलिंग्स थे ये। अब जीन ऑस्टन की जो सिस्टर है कैसेंड्रा, इसको जीन ऑस्टन की मदर का कंफ्यूज करना, उनका नाम कैसेंड्रा था। ये कैसेंड्रा जो थी इनकी सिस्टर जीन ऑस्टन की बड़ी सिस्टर, इनको बहुत सारे लेटर्स लिखे थे जीन ऑस्टन ने और उन्हीं लेटर्स से इनकी बायोग्राफी के बारे में पता चलता है। दोस्तों ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ज्यादा इंफॉर्मेशन इनकी बायोग्राफी मिलती है इनके लिखे हुए लेटर्स से, जो भी बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए। इसी कैसेंड्रा ने उन लेटर्स को जला दिया था। अब जब ये बड़ी हुई जीन ऑस्टन, तो इन्होंने थोड़ी बड़ी हुई तो इन्होंने चर्च अटेंड करना शुरू कर दिया और वहीं पर ये सोशलाइज होने लगी। फ्रेंड्स और पड़ोसियों के साथ ये सोशलाइज होने लगी और डांस वगैरह भी, डांस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब इनका भाई जो था हेनरी, वो बोला जीन वाज फॉन्ड इन डांसिंग एंड एक्सेल्ड इन इट। डांसिंग बहुत पसंद थी जीन ऑस्टन को उस वक्त। अब 1783 में इनको इनकी सिस्टर कैसेंड्रा के साथ में भेजा गया ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए।
जेन ऑस्टिन लगभग उस बीमारी से मौत के करीब ही थे, लेकिन फिर बाद में इनको घर में एजुकेशन मिली। बाद में इन्होंने बोर्डिंग स्कूल भी ज्वाइन किया, लेकिन वो भी छुड़वा दिया गया लगभग 1 साल के बाद में, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा थी फैमिली के लिए। अब ज्यादातर एजुकेशन इनको प्राइवेटली ही मिली थी, ज्यादातर इनके घर में एक्टिंग वगैरह चलती थी, जैसे कि रिचर्ड शेल्डन जो उस वक्त के प्लेराइट थे, उनका एक प्ले है द राइवल्स नाम का जो मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, और डेविड गैरिक का बॉन्टन, इनकी परफॉर्मेंस दी जाती थी। अब फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ऐसे थे कि इनकी एक्टिंग चलती रहती थी। जेन ऑस्टिन का भाई था जेम्स, वो राइटिंग लिखता रहता था, तो जेन उसको देखती थी, फिर धीरे-धीरे वो खुद भी उसके साथ में लिखने लगी, और सिर्फ 12 साल की एज में जेन अपना खुद का ड्रामा लिखना चाहती थी, और लिखी भी 3 शॉर्ट प्लेज लिखी आने वाले कुछ सालों में, टीनेज में लिख दिए थे। तो कमाल है, 12 साल की एज में ड्रामा लिखना, मतलब इंसान अपने माहौल के हिसाब से बनता है। अब इसी एज में उन्होंने पोएम्स और स्टोरीज लिखी, और ये सब वो क्यों लिखती थी? अपनी फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए। शाम को जब ये एक साथ बैठते थे, खाना वगैरह खाते थे, तो उस टाइम पर ये अपने वर्क्स को सुनाती थी, और दोस्तों जेन ऑस्टिन के इन अर्ली वर्क्स को बोला जाता है जुवेनिलिया, और ये 3 वॉल्यूम्स में थे, नोट कर लो। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर और एक पब्लिक ऑडिटर रिचर्ड जेंकिंस ने जेन ऑस्टिन के वर्क्स को कंपेयर किया है लॉरेंस स्टर्न के वर्क से। 18th सेंचुरी के नोवेलिस्ट थे लॉरेंस स्टर्न, उनके वर्क से कंपेयर किया। वो क्यों किया आगे पता चलेगा। अब 14 साल की एज में जेन ऑस्टिन ने एक साइरिकल नोवेल लिख डाली जिसका नाम था लव एंड फ्रेंडशिप। दोस्तों इस नोवेल का नाम नोट कर लो, बहुत जरूरी है। और 15 साल की एज में एक और वर्क लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये सिर्फ 34 पेजेस का वर्क था, और ये वर्क ऑलिवर गोल्डस्मिथ का जो वर्क था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड नाम का 1764 का, उसकी पैरोडी था। अब लव एंड फ्रेंडशिप जब इन्होंने नोवेल लिखी अपनी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लिखेंगे प्रॉफिट के लिए, मतलब अब ये प्रोफेशनल राइटर बनने की तरफ चल पड़ी थी। तब इनकी उम्र थी 18 साल, तब तक इन्होंने ज्यादा देर तक लिखना शुरू कर दिया था, अपने सोफिस्टिकेटेड वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने अपना वर्क नॉट एंगर एबी लिखना शुरू किया, लेकिन उसको अधूरा छोड़ दिया। फिर एक प्ले लिखना शुरू किया, एक प्ले की तरफ फोकस किया सर चार्ल्स गार्डसन और द हैप्पी मैन, 6 एक्ट की कॉमेडी थी, इसको भी लिखना शुरू किया, लेकिन उसे भी छोड़ दिया। फिर 1793 से 1795 के बीच में जेन ऑस्टिन ने लेडी सुजन नाम का एक वर्क लिखा, इसको भी लिखना शुरू किया। अब दोस्तों गौर से सुनना, तब इनकी मुलाकात होती है जब इनकी 20 साल की, तब इनकी मुलाकात होती है इनके पड़ोसी हम लफ्राय से, जो कि बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा था, वो इनका पड़ोसी बना, और जेन ने लेटर्स में अपने सिस्टर कैसेंड्रा को बताया भी कि हमने साथ में टाइम गुजारा, बड़ा जेंटलमैन टाइप, गुड लुकिंग और प्लीजेंट यंग मैन था। इसके अलावा जेन ऑस्टिन ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन तभी लफ्राय की फैमिली ने उसे दूर भेज दिया, और उसके बाद वो अपना लीगल करियर बनाने के लिए चला गया। उसके बाद वो फिर से आया था यहाँ पर, लेकिन जेन ऑस्टिन से उसको दूर रखा गया। इसके बाद जेन ऑस्टिन ने कभी उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन लफ्राय अभी भी जेन के दिमाग में था। अब इनके लिटरेरी करियर की बात करते हैं। लेडी सुजन पर काम करने के बाद में इन्होंने अपनी लंबी सी नोवेल एलेनर एंड मैरियन पर काम करना शुरू किया। दोस्तों यही नोवेल आगे चलकर सेंस एंड सेंसिबिलिटी बनी। अब ढंग से समझना क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब इन्होंने अपनी नोवेल लिखी एलेनर एंड मैरियन, फिर इसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया अपने दूसरे मास्टरपीस वर्क पर जिसका नाम था फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों इसके बारे में आपको बताया है, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस बनी थी आगे चलकर नोवेल फर्स्ट इंप्रेशंस, मैंने इसका नाम रखा था। इसको जेन ऑस्टिन ने कंप्लीट कर लिया था एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको बताया कि ये अपनी नोवेल्स को अपनी फैमिली के सामने पढ़ती थी, तो ये नोवेल जेन ऑस्टिन के फादर को बड़ी पसंद आई, और उन्होंने कोशिश की इसके बाद में कि चलो एक नोवेल को पब्लिश करवाया जाए। ये पब्लिशर के पास गए, लेकिन पब्लिशर ने इसको पढ़ने से पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 1798 में इन्होंने एलेनर और मैरियन को भी कंप्लीट कर लिया, ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सुजन नाम की एक नोवेल लिखना शुरू किया, और ये नोवेल आगे चलकर नॉट एंगर एबी बनी। नॉट एंगर एबी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये नोवेल एक सटायर थी। उस टाइम पर एक नोवेल्स का टाइप बड़ा फेमस था, गॉथिक नोवेल्स। उस टाइम पर रोमांटिक एज में गॉथिक नोवेल्स बहुत लिखी जा रही थी, तो उस पर सटायर थी नॉट एंगर एबी। तो ये नोवेल को भी उन्होंने बेंजामिन क्रॉसबी नाम के पब्लिशर को दिया। उस पब्लिशर ने इसको पब्लिश करवाने का वादा तो कर दिया, कॉपीराइट दे दिया, लेकिन वो पब्लिश करवा नहीं रहा था। तो जेन ऑस्टिन ने उससे वो नोवेल वापस ले ली, कॉपीराइट वापस देकर। अभी तक नोवेल्स पब्लिश भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी नोवेल द वाटसन्स पर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच 1801 से 1804 के बीच के टाइम में कैसेंड्रा ने जेन ऑस्टिन के लेटर्स को जला दिया। अब पता नहीं क्या रीजन था कि क्यों उन्होंने उन लेटर्स को जला दिया। फिर इसके बाद 1802 में ही जेन ऑस्टिन को एक मैरिज प्रपोजल आया। फिर 1805 में जेन ऑस्टिन के फादर की डेथ हो गई। उनके फादर की डेथ के बाद में जेन ऑस्टिन ने कुछ टाइम के लिए लिखना छोड़ दिया था, और फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, इधर-उधर भटक रहे थे। फिर 1809 में इनके भाई एडवर्ड ने इनकी कंडीशन में थोड़ा सुधार किया, ये लोग चार्टन हाउस में रहने लगे। तो उस वक्त जेन को भी अपनी एज की बाकी वुमेन ऑथर्स की तरह अपने वर्क्स को अपने नाम के बिना ही पब्लिश करवाना था। अब जो उस वक्त की वुमेन राइटर्स थी, वो नोवेल्स को पब्लिश तो करवाती थी, अपने वर्क्स को पब्लिश तो करवाती थी, लेकिन वो एक पार्ट टाइम राइटिंग करती थी, फुल टाइम राइटर नहीं थी। तो उस वक्त जेन के भाई हेनरी ने कोशिश की और एक पब्लिशर को पकड़ा, थॉमस एडिसन। वो जेन की वर्क सेंस एंड सेंसिबिलिटी को पब्लिश करवाने को राजी हो गया था, लेकिन ऑथर के खुद के फाइनेंशियल रिस्क पर, यानी कि इसको बोला जाता है ऑन कमीशन। ये ऑन कमीशन पब्लिश हुई थी इनकी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो कुछ भी है इस नोवेल को पब्लिश करवाने में ऑथर का रिस्क है। फिर अक्टूबर 1811 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी मार्केट में आई। अब उस नोवेल पर ऑथर का नाम नहीं था, बस ये लिखा हुआ था बाय अ लेडी, मतलब ये नोवेल बाय अ लेडी। ये बाय अ लेडी का मतलब बहुत बड़ा था उस वक्त, और इस नोवेल की मार्केट में आने के बाद इसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए थे। इस नोवेल ने एक नया फैशन शुरू किया था। 750 कॉपीज बिकी थी उस वक्त इस नोवेल की, और 140 पाउंड बनाए थे जेन ऑस्टिन ने इस नोवेल से। और इस नोवेल को पब्लिश करवाने के बाद जेन ऑस्टिन थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुई थी। इसके बाद जो भी नोवेल आई जेन ऑस्टिन की, ज्यादातर जो भी पब्लिश करवाई, प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद में आई थी, तो उस पर भी जेन ऑस्टिन ने अपना नाम नहीं दिया। इनकी लाइफ टाइम में जितनी भी नोवेल्स पब्लिश हुई, उनमें से किसी पर भी जेन ऑस्टिन ने अपना नाम नहीं दिया। डेथ के बाद पब्लिश करवाया वो अलग बात है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस पर भी नाम दिया था बाय द ऑथर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी को जिसने लिखा है, उसी के ऑथर ने प्राइड एंड प्रेजुडिस को भी लिखा है, ऐसा करके। फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस के पब्लिश होने के बाद में 475 पाउंड का बिजनेस किया इस नोवेल ने, मतलब जेन ऑस्टिन के फादर की पूरी साल की जितनी इनकम थी, जितना कमाते थे वो, उसका डबल एक नोवेल से कमा लिया जेन ऑस्टिन ने। प्राइड एंड प्रेजुडिस तो दोस्तों इनका सबसे फेमस वर्क है जेन ऑस्टिन का। 1840 में आती है मैन्सफील्ड पार्क, और दोस्तों मैन्सफील्ड पार्क की मार्केट में आने के बाद में रिव्यूअर्स ने तो इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन रीडर्स के बीच में बड़ी पॉपुलर हो गई, रीडर्स इसको बहुत पसंद कर रहे थे। फिर इससे जेन ऑस्टिन ने इतना कमाया जितना किसी नोवेल से उन्होंने कमाया था। इनके वर्क्स को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाने लगा, और उस वक्त जेन ऑस्टिन को पता चला, प्रिंस रिचर्ड ने इनके वर्क की तारीफ की है और इनको अपने पास बुलाया है, इनवाइट किया है। तो जेन ऑस्टिन वहां पर नहीं गई, क्योंकि वो ठीक आदमी नहीं था, ऐसा ही मानती थी। इसके बाद में इन्होंने एमा को पब्लिश करवाया, और इसके बाद ये एमा को पब्लिश करवाने के बाद में इनको नोवेल्स को पब्लिश करवाना रोकना पड़ा, क्योंकि पहले तो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गई थी, और दूसरा 1816 में जाकर जेन ऑस्टिन बीमार रहने लगी, और ध्यान न देते हुए इन्होंने काम करना जारी रखा, मतलब ये काम करती रही, और सैंडिटन नाम के वर्क पर ये काम कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसको भी रोकना पड़ा। हालत बिगड़ती गई, और 41 की एज में जाकर 1817 में इनकी डेथ हो गई। एमा जितनी नोवेल्स तो इनके जीते जी पब्लिश हुई, और डेथ के बाद इनके भाई बहनों ने इनकी नोवेल्स जैसे परसुएशन और नॉट एंगर एबी इनको पब्लिश करवाया। दोस्तों इनके सिबलिंग्स ने ही दुनिया को बताया था कि ये जो पहली ग्रेट नोवेल्स लिखी थी, जिन पर इनका नाम नहीं था, वो ग्रेट नोवेल्स इन्होंने लिखी थी। दोस्तों इनके वर्क्स पर सेंटिमेंटल नोवेल्स का बहुत इंटरेस्ट है, जैसे सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और लॉरेंस स्टर्न। तो ये सेंटिमेंटल नोवेल्स थे। अब जो इनके टाइम के रोमांटिक नोवेल्स थे, जैसे वाल्टर स्कॉट, हॉरेस वॉलपोल, राइटक्लिफ, क्लेरा रीव और ऑलिवर गोल्डस्मिथ, तो इनके स्टाइल को रिजेक्ट करके जेन ऑस्टिन ने रिचर्डसन और फील्डिंग इनकी तरफ इनका इंटरेस्ट लिया, और रियलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनर्स को पकड़कर इन्होंने अपनी नोवेल्स को लिखा। एफ.आर. लेविस ने भी इनको दोस्तों रिचर्डसन और फील्डिंग के ट्रेडिशन को माना है। उन्होंने अपने टाइम की गॉथिक फिक्शन से तो परहेज किया और रियलिज्म को दिखाने की कोशिश की। नॉट एंगर एबी इनका इसी गॉथिक फिक्शन पर एक सटायर था। सैमुअल रिचर्डसन के स्टाइल को जेन ऑस्टिन ने पकड़ा, जो कि उन्होंने फैमिला में यूज किया था। तो ये अपने नैरेटिव से, अपने कैरेक्टर्स के दिमाग में जो कुछ भी चलता था, वो अपने रीडर्स के सामने प्रेजेंट करती थी, और ऐसे नोवेल्स लिखने वाली ये पहली ऑथर थी। जिस वक्त ये अपने नोवेल्स को बिना नाम से पब्लिश करवा रही थी, उस वक्त सर वाल्टर स्कॉट लीडिंग नोवेलिस्ट थे उस वक्त। तो जेन ऑस्टिन की रियलिज्म की उन्होंने भी तारीफ की, और रिचर्ड व्हीटली ने भी इनके ड्रामेटिक नैरेटिव की तारीफ की है दोस्तों। ये इनके कंटेम्परेरीज थे दोनों जने, कि दोस्तों इनकी नोवेल्स रोमांटिक्स में बैठने बैठती, क्योंकि रोमांटिक्स तो पावरफुल इमोशंस का यूज करते थे अपने वर्क्स में, और विक्टोरियंस भी बैठने बैठती, क्योंकि विक्टोरियंस चार्ल्स डिकेंस जैसे नोवेल्स को पढ़ना पसंद करते थे। सर वाल्टर स्कॉट ने बोला है कि इनकी नोवेल्स कॉमन लाइफ को दिखाती थी, ना कि आपको इमेजिनरी दुनिया में ले जाती थी। तो यूनिक स्टाइल था इनका नोवेल्स लिखने का। फिर दोस्तों एक फ्रेंच क्रिटिक थे फिलिप चेसल्स, उन्होंने इनको राइटर मानने से इनकार कर दिया, कहते थे कि इनकी नोवेल्स बहुत बोरिंग हुआ करती थी। हेनरी जेम्स ने भी जेन ऑस्टिन की तारीफ की है, और कईयों ने तो शेक्सपियर के बराबर की रैंक पर इनको पहुंचा दिया। दोस्तों इनके वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ने के बाद में प्लेराइट रिचर्ड शेल्डन ने अपने एक दोस्त को कहा, इमीडिएटली कहा कि तुम इस नोवेल को खरीदो, सजेस्ट किया, क्योंकि ये क्लेवरेस्ट वर्क है जो मैंने आज तक पढ़ा है। अब इनके वर्क्स की बात करते हैं दोस्तों। सेंस एंड सेंसिबिलिटी फर्स्ट नोवेल थी जो इनकी पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद में प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉट एंगर एबी, परसुएशन, ये तो 6 नोवेल्स थी जो कि वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। इसके अलावा लेडी सुजन जो कि 1871 में इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा दोस्तों ये नॉट एंगर एबी और परसुएशन, ये दोनों भी इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी। बाकी ये 4 नोवेल्स जो कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड
बार और एमा, ये इनकी डेथ से पहले पब्लिश हुई थी, लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी, लेकिन इनका नाम नहीं था इनका। और दो वर्क्स, द वॉटसन्स और सैंडिटन, ये दोनों इनके अनफिनिश्ड वर्क हैं, मतलब इनको पूरा नहीं कर पाए जेन ऑस्टिन। इसके अलावा चार्ल्स ग्रैंडसन एक अडॉप्टेड प्ले है इनका, जोवेनिया के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जो कि इनके अर्ली वर्क से 3 वॉल्यूम्स। दोस्तों अब तक आपने विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर पर जितनी भी वीडियोस देखी होगी, इवन मेरी 4 साल 5 साल पहले बनाई वीडियो भी देखी होगी, उन सब वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, मैं आपसे लिख के देता हूं, दावा करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सारे लिटरेरी मूवमेंट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, जितने भी राइटर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को जो भी पूछे जा सकते हैं, सबको इस वीडियो में चार्ट्स बना के डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। देखो इस टाइम स्पैन को हम 1837 से 1901 तक रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी बनी थी और उनकी डेथ हुई थी 1901 में। इस एज को सेकंड रेनेसां भी कहा जाता है। इस एज में साइंस और रिलीजन के बीच में बड़ा तगड़ा क्लैश हो रहा था। जो आर्नोल्ड ने भी कहा था, वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। यहां पे पावरलेस शायद साइंस के लिए कहा था। विक्टोरिया जब क्वीन बनी तो उस वक्त हंग्री 40s का टाइम चल रहा था, क्योंकि लोग भुखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे। उस वक्त 1838 में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, चार्टिस्ट मूवमेंट कहा जाता है इसको, जिसके अंदर वोटिंग राइट्स मांगे गए सबके लिए। मतलब पहले सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे, वुमेन और वर्किंग क्लास को तो बहुत बाद में मिले थे। तो ये मूवमेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि उस वक्त काफी सारा सपोर्ट मिला था पैम्पलेट्स के जरिए इस मूवमेंट को। देखो विक्टोरिया को प्रॉब्लम्स तो खूब झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उसी वक्त 1848 में मोनार्की के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन हो गया था। 1853 से 1856 के बीच में क्रीमियन वॉर भी हुई थी। एजुकेशन एक्ट भी आ गया था 1876 में, कि सारे जो बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उनको स्कूल भेजा जाएगा, उनको स्कूल भेजा जाएगा। फिर इसके बाद में 1876 में ही क्वीन विक्टोरिया इंडिया की एम्प्रेस भी बनी थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में। और 1887 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली हुई थी। ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे विक्टोरियन एज से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सब से लिटरेचर कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था। देखो विक्टोरियन एज में अब हम लिटरेचर की तरफ बढ़े, तो लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर का नाम अगर मैं लूं तो वो थे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने 2 वर्क्स लिखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और द डिसेंट ऑफ मैन। देखो ये जो लॉजिकल बातें लेकर आए थे दुनिया के सामने, इन्होंने कहा था कि इंसान को ऊपर से नहीं उतराया, ना इंसान को भगवान ने बनाया, बल्कि गुजरते हुए टाइम के हिसाब से इंसान का विकास हुआ है, यानी बंदर से इंसान बनना। ये थ्योरी सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो उस वक्त 2 ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, डार्विनियन क्रिटिक्स और बिब्लिकल क्रिटिक्स। मतलब वो लोग जो रिलीजन को सपोर्ट करते थे और वो लोग जो साइंस को सपोर्ट करते थे। तो इस वक्त जी के चेस्टरटन ने 1913 में फर्स्ट टाइम एक टर्म कॉइन आउट की थी, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज नाम की। इसको नोट कर लेना। आता है एक्ट ऑफ 1843, जिसमें थिएटर्स की मोनोपोली जो थी वो टूट चुकी थी। इस एक्ट के जरिए लॉर्ड चैम्बरलेन की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थी, जिन पर रोक लगा दी गई थी कि कुछ ऐसे ही एक्ट्स को परफॉर्म करना है, कुछ ऐसे ड्रामास को परफॉर्म करना है जिनसे मॉरलिटी फैलेगी, तो इस पर रोक लग गई थी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1833, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था चर्च ऑफ इंग्लैंड में, और क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था इसलिए इसका नाम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रखा गया। अब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जॉन कैवेल का नाम जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और उन्होंने डिमांड की थी कि रोमन कैथोलिक थॉट्स में कुछ चेंजेस की जरूरत है, रिन्यूअल की जरूरत है। इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट नाम है कार्डिनल न्यूमन। इनके ओरिजिनेटर कौन थे? जॉन कैवेल। इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एस्थेटिक मूवमेंट की। इसको एस्थेटिसिज्म भी कहा जाता है, जो 1890s के टाइम पर इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ था। इस एस्थेटिक मूवमेंट को हवा कहां से मिली थी, यानी इसके आइडियाज कहां से आए थे? थ्योफाइल गैटियर, जो कि एक फ्रेंच पोएट थे, और कांट का नाम तो आप सबने सुना होगा, उनके क्रिटिक ऑफ जजमेंट से इसके आइडियाज आए थे। देखो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, इसलिए डिटेल से आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री समझाने की कोशिश करता हूं, बाद में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों एक जर्मन फिलोसोफर थे अलेक्जेंडर गॉटलिब बाउमगार्टन। इन्होंने 1750 में एक वर्क लिखा था एस्थेटिक का नाम से। उस वक्त इन्होंने ये एस्थेटिक वर्ड का यूज करके एस्थेटिसिज्म की शुरुआत कर दी। कैसे? इन्होंने इस वर्क में क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये जो एस्थेटिक वर्ड है ग्रीक लिटरेचर से निकल रहा है। उस वक्त इसका मतलब होता था कि इंसान अपनी 5 सेंसेस से जो भी स्टिमुलेशन रिसीव करता है वो उन्हीं के हिसाब से चीजों को जज करता है। जैसे मान लो एग्जांपल देकर समझाता हूं, इंसान किसी चीज का टेस्ट लेगा तो उस टेस्ट के हिसाब से उस चीज को जज करेगा कि उस टेस्ट ने मुझे प्लेजर दिया या नहीं, कड़वा लगा या मीठा लगा। इसमें वो अपने दिमाग में चलाएगा, तीखा लगेगा तो बोलेगा तीखा लगा, मुझे प्लेजर दिया या नहीं दिया। वो सेंसेस के हिसाब से एस्थेटिसिज्म यही है, हमें ब्यूटी पर फोकस करना चाहिए, इसमें रूल्स प्रिंसिपल्स नहीं होने चाहिए। और इन्होंने बोला कि जर्मन्स आज की सोसाइटी में ब्यूटी को एप्रिशिएट करना नहीं जानते। तो ये पहले थे जिन्होंने एस्थेटिक आकर के 1750 में इस वर्क को लिखा। इस फिलॉसफी पर काम किया इमैनुअल कांट ने। उन्होंने एक वर्क लिखा क्रिटिक ऑफ जजमेंट नाम का। क्रिटिक ऑफ जजमेंट क्या है? जजमेंट करते वक्त हम कौन-कौन सी गलतियां करते हैं। उस वर्क में इमैनुअल कांट ने इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। कैसे? जैसे मान लो कि कोई चीज हमें प्लेजर दे रही है या दिखने में ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज हमारे लिए अच्छी भी हो। जैसे चॉकलेट बार है, मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं, एक चॉकलेट बार है, वो दिखने में अच्छी है, मीठी-मीठी है, खाते ही हमें अच्छा लगता है, तो क्या वो ब्यूटीफुल है तो हमें उसे खाते रहना चाहिए? नहीं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी तो खराब है। तो ब्यूटी को जज करना सब्जेक्टिव हो सकता है। हमें कोई भी चीज ब्यूटीफुल लगती है, हो सकता है किसी दूसरे को वो चीज ब्यूटीफुल ना लगे। आपको चॉकलेट ब्यूटीफुल लगती है, मुझे चॉकलेट ब्यूटीफुल नहीं लगती है। ऐसा कहकर उन्होंने इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, क्रिटिक ऑफ जजमेंट करके एक वर्क लिखा और बताया कि जजमेंट में हम कहां गलती करते हैं। अब कांट से पास ऑन होती है ये चीज एक और जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक शिलर तक, जिन्होंने एस्थेटिक लेटर्स लिखकर इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। तो ये तीनों जर्मन फिलोसोफर से हम कह सकते हैं कि एस्थेटिसिज्म की शुरुआत या कहें रूट्स जर्मनी के रोमांटिसिज्म में कहीं ना कहीं बसी हुई है। अब हमें ये जानना चाहिए कि जर्मनी से इस एस्थेटिसिज्म को इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में कौन लाया? तो दोस्तों थॉमस कार्लाइल, इनका नाम नोट कर लेना। इंग्लिश वर्ल्ड में इस एस्थेटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाले शख्स थे। और ये किससे इंस्पायर थे दोस्तों? फ्रेडरिक शिलर से, जिनकी लाइफ पर इन्होंने 1825 में एक वर्क लिखा। ये कार्लाइल स्कॉटिश थे और इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे फेमस वर्क लिखा था क्रिटिकल एंड मिसलेनियस एसेस। ये एक ऐसा वर्क था जिससे कार्लाइल फेमस हो गए थे। ध्यान रखना, थॉमस कार्लाइल फेमस है इंग्लिश लैंग्वेज में एस्थेटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इसको फेमस करने का काम किसने किया था? ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर वाल्टर पीटर ने। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है इस पूरे मूवमेंट में। इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने एक फ्रेंच स्लोगन को उठाया जिसका नाम था आर्ट फॉर आर्ट सेक। पहले भी बता चुका हूं। अब सवाल ये आता है कि इंग्लैंड में क्यों इस मूवमेंट ने आग पकड़ी? ऐसा क्या था इंग्लैंड में, ऐसे कौन से लोग थे जिनसे ये एस्थेटिक मूवमेंट को फॉलो करने वाले खुश नहीं थे? तो दोस्तों ये मूवमेंट इंग्लैंड में रिएक्शन था अगेंस्ट मॉरलिटी। क्यों? क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी में उस वक्त मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। आप देखो जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नोल्ड और जॉर्ज मैकडोनाल्ड, ये 3 लोग थे जो मॉरल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करते थे कि आर्ट और लिटरेचर का पर्पस होना चाहिए कुछ सिखाने का। मतलब अगर हम लिटरेचर लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाएं, कुछ मॉरल वैल्यूज दें। आर्ट का मतलब तो यही होता है, लेकिन ये लोग इनसे उल्टा बोलते थे। ये बोलते थे कि आर्ट प्रोड्यूस किया जाता है ब्यूटी के लिए, डिटेक्टिव पर्पस के लिए नहीं, मॉरल पर्पस के लिए नहीं, या पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के लिए आर्ट प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। कल्ट ऑफ ब्यूटी।